हमारा हीरो हारुतो जिसका रियल दुनिया में कर चुका है, वो एकदम से मैजिकल दुनिया के नल्ले गरीब रियो की बॉडी में रिकार्नेट हो जाता है, जहां अब उसके पास हारुतो और रियो दोनों की मेमोरीज हैं और रियो को अपनी माँ के कातिल को मार के उनकी मौत का बदला लेना है। तो क्या हमारा हीरो हारुतो या रियो अपनी माँ का बदला ले पाएगा? और रियल वर्ल्ड में हारुतो का उसकी बंदी ने क्यों काटा, पर मैजिकल वर्ल्ड में हारुतो को बहुत सारी बीस्ट गर्ल, थोड़ी बहुत स्पिरिट और इतना ही नहीं, वो अपनी एकेडमी की प्रोफेसर जो छिटंकी है उनको भी अपने प्यार में गिरा लेता है। लेकिन हारुतो अपना कटवाने वाली लड़की से अभी भी प्यार करता है या नहीं, या वो किसी और को सेट कर लेगा इस मैजिकल दुनिया में? तो चलो देखते हैं इस कहानी को। एनीमे की शुरुआत ही दो निब्बा निब्बी से होती है, जहां निब्बा हारुतो अपना घर चेंज कर रहा है और इस बात से उसकी निब्बी मीचैन परेशान है कि हारुतो के जानने के बाद वो किसके साथ घर घर खेलेगी। अब निब्बा प्यार में पागल है, तो वो निब्बी से प्रॉमिस करता है कि वो बड़े होकर वापस आएगा और उसे सच की अपनी घरवाली बना लेगा। मतलब क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? और अंडर एज निब्बे हारुतो की बात मान लेती है, जिसके बाद सीन कुछ साल आगे आता है जहां हमारा निब्बा का कट चुका है, क्योंकि उसकी निब्बी ने बड़े होने के बाद किसी और को अपना नया निब्बा बना लिया। पर अपना हीरो अभी भी छोटी लड़कियों में बहुत फेमस है, पर ये बात भगवान को पसंद नहीं आती, इसलिए वो अपने हीरो का एक्सीडेंट करवा के उसके साथ सभी को निपटा देते हैं। छी। जिसके बाद सीन एक मैजिकल दुनिया के बेल्ट्रम किंगडम पर आता है, जहां हमारा हीरो हारुतो को एक गरीब अनाथ रियो की बॉडी में होश आता है। पर अब रियो ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि क्या वो अपना कटवाने वाला हारुतो है या गरीब रियो। पर तभी वहां तीन लोग आते हैं जो रियो को जिंदा देख हैरान है, क्योंकि उनके हिसाब से रियो को फीवर आने की वजह से कल ही रात निपट जाना चाहिए था। जिसके बाद उनको एक बोरा ट्रांसपोर्ट करने के 10 गोल्ड कॉइन मिले हैं, लेकिन वो लोग रियो को खाना नहीं देते, उल्टा उसको नाली के पानी से नहाने के लिए बाहर भेज देते हैं। जहां रियो को फिर से हारुतो की पास्ट लाइफ याद आती है कि कैसे हारुतो मरा था और कैसे मीचैन ने उसका बुरा वाला काटा था। पर रियो अभी भी नहीं मानता कि वो हारुतो है, क्योंकि रियो को अपनी माँ के कातिल को मार के उनकी मौत का बदला जो लेना है। रियो को पहले लगता था वो नीग्रो का बेटा है, क्योंकि उसके काले बाल हैं, पर मम्मी ने उसे समझाया था कि जहाँ से वो लोग आए हैं वहाँ सबके काले बाल होते हैं, तो टेंशन नहीं लो। फिर तभी रियो के पास कुछ पापा की परियां आती हैं जो अपने पर्पल बालों वाली पापा की परी को ढूंढ रही हैं, जो पता नहीं उड़ते उड़ते कहीं चली गई है। पर इन्हीं सब पापा की परी में सीलिया नाम की एक अच्छी लड़की है जो रियो से अच्छे से बात करती है। तो रियो ने बताता है कि उससे पर्पल बालों वाली पापा की परी को नहीं देखा, पर अगर तुम लोग स्लम एरिया में अच्छे कपड़े पहन के जाओगी तो तुम सभी का चीर हरण हो जाएगा, इसलिए तुम कॉमनर लोगों की तरह कपड़े पहन के अपनी गुमी हुई पापा की परी को ढूंढ लो। जिसके बाद सीलिया अपने रिसर्च मैजिक से आसपास किसी मैजिक यूजर को सर्च करती है, पर वहां अपने गरीब रियो का पावरफुल मैजिक सेंस होता है, जिससे सभी पापा की परियां हैरान हैं। पर वो अभी भी गुमी हुई पापा की परी को ढूंढने में पूरा फोकस लगाती हैं। लेकिन जाते जाते सीलिया जो अमीर बाप की एक लौती औलाद है, वो रियो को उनकी हेल्प करने के लिए कुछ सिल्वर कॉइन दे देती है। जिसके बाद रियो कमलेश के जैसे भागते भागते अपने घर आता है और देखता है कि उसके तीनों चाचा की किसी ने चटनी निकाल दी है। पर तभी एक असैसिन रियो पर अटैक करता है, पर सीलिया के दिए हुए पैसे की पोटली की वजह से रियो की जान बच जाती है और असैसिन के नेक्स्ट अटैक करने से पहले टाइम रुकता है और एक स्पिरिट रियो को हारुतो की मार्शल आर्ट की हेल्प और उस दुनिया के मैजिक से अपनी बॉडी को एनहांस करने को बोल के गायब हो जाती है। जिसके बाद रियो बहुत ही आसानी से असैसिन के सभी अटैक को डॉज करके उसका हाथ तोड़ता है और अपने नेक्स्ट अटैक से उसे गिरा के बेहोश कर देता है। पर ये सब खत्म होने के बाद बोरे से कुत्ते के पपी के रोने की आवाज आती है, लेकिन बोरा खोलने पर वहां कुत्ते का पिल्ला नहीं बल्कि वही पापा की परी मिलती है, जिसको सीलिया और बाकी लोग ढूंढ रही हैं। वो पापा की परी जिसका नाम फ्लोरा है, वो रियो को उसको रॉयल कैसल ले जाने को बोलती है, क्योंकि वो राजा की बेटी जो है, और ऐसा करने के बदले में रियो को बहुत अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे। अब क्या रिवॉर्ड मिलेंगे वो तुम आगे देखना। और ये बोल के वो बेहोश हो जाती है। जब रियो से कैसल ले जा रहा था तभी बाकी पापा की परियां भी उसे मिल जाती है, जिनको लगता है रियो ने फ्लोरा को किडनैप किया है। वाह! पर रियो समझा के उन्हें थक जाता है कि उसने फ्लोरा को बचाया है, ना कि उसने उसे किडनैप किया है। और ये बात वो फ्लोरा के उठने के बाद भी उनसे पूछ सकती है। और सीलिया अभी रियो की हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि वो पापा की परी फ्लोरा को हील कर रही है। जिसके बाद वैनिशा रियो को पूछताछ करने के लिए कासल चलने का ऑर्डर देती है। फिर कुछ टाइम बाद पापा की परी को होश आता है, जो सबसे पहले रियो के बारे में पूछती है, क्योंकि रियो ने उसकी जान जो बचाई थी। पर जब उसे पता चलता है रियो पर ही फ्लोरा को किडनैप करने के चार्जेस लगे हैं, तो पापा की परी सीलिया और वैनिशा को रियो को उसके पास लाने को बोलती है। जिसके बाद सीन रियो पर आता है, जिसको रॉयल गार्ड का वाइस कैप्टन कुत्ते जैसा मार के जबरदस्ती फ्लोरा को
किडनैप करने का जुर्म कबूल करने को बोल रहा था, क्योंकि पापा की परी फ्लोरा को सेफ रखने की जिम्मेदारी उन्हीं लोगों पे थी। तो वो अपने आप को बचाने के लिए पूरे ब्लेम बेचारे गरीब रियो पर डाल रहे थे। अमीर लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन तभी वहां सीलिया और वैनिशा आते हैं, जो गरीब नल्ले रियो को कुत्ते जैसा पिटा हुआ देख बड़े हैरान हैं और उसे नीचे उतारने को बोलती हैं, क्योंकि पापा की परी फ्लोरा ने सच बता दिया है कि गरीब रियो ने उन्हें बचाया है, ना कि वो किडनैपर के साथ मिला हुआ है। और ये सब सुन के वाइस कैप्टन और उसके चमचों का मुंह शून्यों के जैसे हो जाता है और रियो के नीचे आने के बाद सीलिया उसे हील करती है। और कुछ टाइम बाद नीग्रो के बेटे रियो को रॉयल पैलेस में होश आता है, जहां सीलिया अभी तक उसके साथ जो कुछ भी हुआ यानी कुत्ते के जैसे पीटने के लिए माफी मांगती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो बेल्ट्रम एकेडमी की एक प्रोफेसर है और पापा की परी फ्लोरा को बचाने के लिए फ्लोरा के पापा यानी किंग रियो से पर्सनली मिलके उसे रिवॉर्ड देना चाहते हैं। तो किंग से अच्छे से कैसे मिला जाता है, मतलब क्या मैनर होते हैं, वो सब रियो सीलिया को उसे सिखाने को कहता है, क्योंकि वो झोपड़पट्टी में रहने वाला एक गरीब लड़का है। फिर सीन पापा की परी के पापा पे आते, जो सभी के साथ रियो का इंतजार कर रहे थे और रियो भैया ऐसे एटीट्यूड में आते हैं कि पापा की परी फ्लोरा की जान बचाने के रिवॉर्ड में किंग उसे फ्लोरा का हाथ ही पकड़ा देंगे। वाह। फिर सीन एकेडमी पर आता है, जहां रियो भैया का एडमिशन तो हो गया था, लेकिन उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता था। तो सीलिया छुटंकी उसे एडवाइस देती है कि वो फ्री टाइम में उसकी रिसर्च लैब में आ जाए, जहां वो उसे प्राइवेट ट्यूशन देगी। और बातों बातों में ये भी बता देती है कि ये एकेडमी उसकी औकात के बाहर है, क्योंकि यहाँ सिर्फ अमीर और नोबल के बच्चे पढ़ते हैं। रियो एकेडमी में ट्रांसफर स्टूडेंट बन के आया है, क्योंकि पापा की परी के पापा ने रियो को अपनी बेटी का हाथ नहीं बल्कि पढ़ लिख के गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए एकेडमी में पढ़ने का रिवॉर्ड दिया है। जिसके बाद प्रेजेंट में रियो अपनी क्लास में जाके सभी को अपना इंट्रो देता है, लेकिन सभी लोग रियो को नीग्रो झोपड़पट्टी का गलीच बोल के उसका मजाक उड़ाते हैं। जिसके बाद छोटंकी सीलिया जितनी उसकी हाइट है उस हिसाब से ब्लैक बोर्ड में लिख के सभी को पढ़ाती है और रियो को अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर डालने से अभी मना करती है। जिसके बाद फ्री टाइम में रियो सीलिया से प्राइवेट ट्यूशन लेने उसके रिसर्च रूम पर आता है, जहां सीलिया उसके ऊपर गुस्सा होती है और बोलती है, क्या तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता नल्ले, देख नहीं सकते, डोर पर लिखा है अभी मैं बिजी हूँ। तो रियो बोलता है, अरे आइंस्टाइन की बेटी, पढ़ना लिखना ही तो नहीं आता, वही तो तेरे पास सीखने आया हूँ। फिर रूम के अंदर जाने के बाद सब कुछ इधर उधर बिखरा होता है। यहाँ रियो को पता चलता है ये छुटंकी सीलिया 12 साल की, मतलब उसी की एज की, अगर वो आइंस्टाइन की बेटी ना होती और सभी क्लास जल्दी पास करके ग्रेजुएट नहीं हुई होती तो वो रियो के साथ उसी क्लास में पढ़ती। फिर कुछ टाइम बाद रियो बहुत जल्दी मल्टीप्लिकेशन करना सीख जाता है, क्योंकि उसे अब इस दुनिया की थोड़ी बहुत लैंग्वेज समझ आ गई। और रही बात दिमाग की, तो वो अपने रियल वर्ल्ड में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, लेकिन थोड़ा बहुत रियो को मल्टीप्लिकेशन करना उसकी मम्मी ने सिखाया, जिनको एक कातिल ने मार डाला। जिसके बाद सीलिया एक घरेलू लड़की की तरह चाय बनाती और रियो से पूछती है उस एकेडमी में कोई परेशानी तो नहीं हो रही। तो रियो भी सोचता है, अबे आज ही तो आया हूँ, घंटा कौन परेशान करेगा मेरे को। जिसके बाद सीन स्वॉर्डमैनशिप की क्लास में आता है, जहां सभी बच्चे एक दूसरे से मॉक बैटल कर रहे होते हैं। पर अपने रियो भैया थोड़े एडवांस है या उनकी किस्मत बहुत ही ज्यादा नल्ली, क्योंकि उसे टीचर के साथ मॉक बैटल करना पड़ता है, जहां वो हारूटो के दादाजी के बताई गई याद करता है कि अपने एनिमी पर कभी नरमी नहीं बरतना और सीधा अपने एनिमी की छाती पर अटैक करना, मार डालना, सीधा खत्म, खेल खत्म। और प्रेजेंट टाइम पर रियो यही बातें याद करके टीचर की छाती पर अटैक करता है, पर टीचर है तो वो बड़े आराम से अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। पर रियो को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, अरे छुटकू तू बहुत अच्छा नाइट बन सकता है बड़े होकर, क्योंकि तेरे पास बहुत अच्छी स्वॉर्डमैनशिप की स्किल है। पर जैसे तुम्हारी क्रश ने तुम्हें मुंह पर मना किया था, वैसे ही रियो भी टीचर को मना कर देता है, हट मैं नहीं बनना नाइट टाइट, मेरे को मैजिक में स्टडी करनी है, नाइट टाइट नहीं बनना। और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करने दिन रात लाइब्रेरी में घिसते घिसते स्टडी करता है। और एग्जाम के दिन जहाँ सभी लोग परेशान थे कि क्या लिखना है, अपने रियो भैया बहुत ही आसानी से सभी आंसर लिख के एग्जाम ओवर होने के बाद एकेडमी ग्राउंड पर देखते हैं कि सब बच्चे बहुत अच्छे से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये सब देख के उसे हारूटो के मीचैन की याद आती है कि उसने उसका कैसे काटा था। फिर रियो अपने रूम में आके अभी भी अपने आप को रियो ही मानता है, जिसको अपनी मम्मी का बदला लेना है, ना कि वो हारूटो है जो दूसरी दुनिया से यहाँ उसकी बॉडी में आ गया है। फिर दूसरे दिन एग्जाम का रिजल्ट आता है, जिसको देख के अल्फांसो की जल जाती है कि कैसे एक नल्ला गरीब प्रिंसेस क्रिस्टीना के पास आ सकता है, वो भी उसे हरा के। और वो सभी के सामने रियो पर चीटिंग करने का आरोप लगा देता है। पर सीलिया मैडम आके सभी को बताती हैं रियो ने दिन रात घिस के लाइब्रेरी में पढ़ के सभी के साथ मिलके एग्जाम दिया है, देखा नहीं कि किसी ने, वो बिना चीटिंग के सेकंड आया है, तुम भी पढ़ो तुम भी आओ।
और प्रिंसेस क्रिस्टीना भी अल्फांसो को नल्ले रियो के मुंह लगने से मना करते हैं, क्योंकि बिना एविडेंस के किसी पर आरोप लगाना गलत बात है। जिसके बाद सीन सीलिया के रूम पर आता है, जहां वो इस बात की टेंशन ले रही थी कि अभी जो हुआ उस वजह से सभी बच्चे रियो को परेशान करेंगे, पर रियो को अब इन सब की आदत हो चुकी है। सीलिया रियो को बताती है कि उसके टाइम पर भी उसे बहुत लोग बुली करते थे, लेकिन उसके पास अच्छे फ्रेंड थे जिन वजह से उसका स्कूल लाइफ बहुत अच्छे से गुजरी। कहाँ गुजरी, तू जल्दी पास कर गई। तो ये सुन के रियो सीलिया को बताता है कि तुम मेरी टीचर और फ्रेंड दोनों हो। तो ये सुन के सीलिया शर्मा जाती है और रियो से बोलती है अगर उसे कभी रोना आए तो उसकी छाती में सर रख के रो सकता है। तो रियो भैया बोलते हैं तुम्हारी छाती बहुत सपाट है, तुम ऐसा नहीं कर सकता, सॉरी। और इसी तरह 5 साल बीत जाते हैं, जहां नाइट टूर्नामेंट होने वाला था। तो स्वॉर्डमैनशिप क्लास के टीचर अल्फांसो और कुछ बच्चों को उसके लिए सिलेक्ट करते हैं, पर सभी को जब पता चलता है रियो भी पार्टिसिपेट करने वाला है तो सबकी जल जाती है, खासकर अल्फांसो की, क्योंकि रियो एक नल्ला कॉमनर है जो उन लोगों के साथ एकेडमी को प्रेजेंट करने के लायक नहीं है। लेकिन टीचर साफ साफ बोल देते हैं पार्टिसिपेट सिलेक्ट हो गए, चाहे तुम जो कर लो, कुछ चेंज होने वाला नहीं है। जिसके बाद सीन सीलिया पे आता है जो 5 साल बाद भी छिटंकी है, पर रियो उससे बड़ा हो चुका है और रियो को रॉयल नाइट बनने का कोई शौक नहीं है, जैसा पहले उसने बताया था। तो वो अपनी ग्रेजुएशन के बाद अपने मम्मी पापा के होम टाउन यागुमो जाने का सोच रहा है, जहाँ छोटे में उसकी मम्मी ने उसे ले जाने का वादा किया था, पर सीलिया उससे प्यार करने लगी है, लेकिन ये बात वो उसे नहीं बताती और पूरी कोशिश करती है कि वो उसे यहाँ ही रोक ले। जैसे वो हमेशा उसकी हेल्प करता था, वो उसे वैसे ही हेल्प करने को बोलती है। तो रियो बोलता है मैडम आप हाइट से छोटी हो लेकिन एज के हिसाब से बढ़ चुकी हो, अगर आप एक कॉमनर के साथ दिन रात बिताओगी तो आपको शादी करने में फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। जिसके बाद सीन टूर्नामेंट वाले दिन पर आता है, जहां स्वॉर्डमैनशिप वाले टीचर और सीलिया रियो को चेयर कर रहे थे और कोई नहीं कर रहा था, और रियो को अल्फांसो एडवाइस देता है वो अच्छे से परफॉर्म करे और एकेडमी की नाक वो नहीं कटाए, तू कटा ले तो चल जाए क्योंकि तू नोबल है। और एकेडमी के स्टूडेंट की फाइट नाइट ऑर्डर के सोल्जर से हो रही है, और रियो का अपोनेंट कौन हो सकता है सोचो, उसका छोटे का दुश्मन चार्ली, जो रियो को कुत्ते जैसे मारने और पापा की परी फ्लोरा को प्रोटेक्ट ना करने की वजह से डी रैंक होकर नॉर्मल नाइट सोल्जर बन चुका है। जिसके बाद उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है, जहां रियो चार्ली के फुल पावर अटैक को भी बहुत आसानी से डॉज कर लेता था, जैसे ये रोज का काम हो उसका। और थोड़ी देर बाद रियो अपना फाइनल अटैक करके चार्ली की शॉट गिरा के उसे हरा देता है, पर चार्ली हार मानने से कतई इनकार कर देता है और रेफरी से बोलता है कि मुझे एक और राउंड लड़ना है। रेफरी बोलता है भागीदार से तू नाइट है, कुछ तो रिस्पेक्ट रख अपनी और हार मान जा। जिसके बाद उसे जबरदस्ती हार माननी पड़ती है और अब जाके रियो की जीत पर सभी उसके लिए ताली बजाते हैं। फिर सीन चार्ली पर आता है, जहां वो अपने हार से बहुत परेशान था क्योंकि उसके अलावा बाकी सभी नाइट ने सभी स्टूडेंट को हरा दिया था। चार्ली अभी प्रॉक्सिया एम्पायर के एम्बेसडर के साथ ड्रिंक करते हुए बता देता है कि रियो को 5 साल पहले पापा की परी फ्लोरा के किडनैपिंग के आरोप में पकड़ा गया था, और हमें यहाँ थोड़ा थोड़ा पता चलता है पापा की परी के किडनैपिंग के पीछे प्रॉक्सिया एम्पायर के इस एम्बेसडर का हाथ था। जिसके बाद सीन दूसरे दिन सीलिया पर आता है, जहां वो रियो को विनर बनने की पार्टी देने के लिए दूर रही थी, पर वो क्या देखती है, एक लड़की रियो को लव लेटर देके भाग जाती है और ये देख के बेचारी सीलिया का दिल टुकड़ों में टूट जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में सीलिया सभी स्टूडेंट के आफ्टर ग्रेजुएशन प्लान पड़ती है, पर वहाँ रियो ने कुछ नहीं लिखा होता, तो उसे याद आता है अरे रियो तो अपने होम टाउन यागुमो जाने का सोच रहा है। जिसके बाद सीन सीलिया की क्लास पर आता है, जहाँ वो सभी को मैजिक कैसे यूज करते हैं वो सिखा रही होती है, और आज उन्हें लाइट मैजिक यूज करना सिखाती है जो लो लेवल स्किल है। तो सभी स्टूडेंट बोलते हैं अरे मैम रियो को मैजिक यूज करते नहीं आता, तो उस वजह से हम लोग लो लेवल मैजिक क्यों सीखें। तो सीलिया उन दोनों बच्चों को बोलती है अरे ज्यादा उड़ रहे हो ना तुम, चलो लाइट मैजिक करके दिखाओ। तो जब वो लोग लाइट मैजिक करते हैं तो सीलिया उन्हें बताती है बहुत उड़ रहे थे ना, तुम दोनों ने भी अभी तक लाइट मैजिक मास्टर नहीं किया है जो तुम्हारे हिसाब से लो लेवल स्किल है। जिसके बाद वो सभी बच्चों को ये भी बताती है कि अगर कोई व्यक्ति मैजिक को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेता है तो वो बिना किसी आर्टिफैक्ट के एक साथ बहुत सारे मैजिक को यूज कर सकता है, और डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर वो सबसे पहले बहुत सारे लाइट मैजिक यूज करती है और उन्हें फॉलिंग स्टार बना के नीचे गिरा देती है। और हमें यहाँ पता चलता है रियो भैया पूरी तरीके से नल्ले नहीं हैं, वो मैजिक तो यूज नहीं कर सकते, पर वो किसी के मैजिक को देख के उसे अपने हिसाब से बना के यूज कर सकता है। मतलब ये तो मैजिक यूज करना ही हुआ ना। फिर क्लास ओवर होने के बाद अल्फांसो का चमचा स्टूवर्ड रियो को बोलता है कि बे टूर्नामेंट जीतने के बाद बहुत उड़ रहा है, बहुत सारी लड़कियां सेट कर रहा है, उन्हें सेड्यूस कर रहा है,
और हमें भी पता है तूने बहुत सालों से प्रोफेसर सीलिया को भी सेड्यूस करके रखा है। तो पीछे से सीलिया बोलती है, अबे मैं यहाँ ही खड़ी हूँ, थोड़ा तो रिस्पेक्ट दिखा, और तेरे पास कोई प्रूफ है कि रियो ने गर्ल्स को सेड्यूस किया है? नहीं ना। पर इतना सुनने के बाद भी स्टूवर्ट रियो को वार्निंग देता है कि अगर आज उसने प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन किसी लड़की को सेड्यूस किया तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। पर इतनी बड़ी एलिगेशन अपने ऊपर लगने के बाद भी रियो स्टीवर्ट को कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि वो एक नोबल है, और वहां से चला जाता है। प्रिंसेस फ्लोरा को भी रियो के ऊपर दया आती है और वो सोचती है कि रियो ने उसकी चोट में जान बचाई थी, पर बदले में अभी तक फ्लोरा ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। तो प्रिंसेस क्रिस्टीना उसे समझाती है, अरे मेरी बहन उसके मामले में नहीं पड़, उसको हेल्प नहीं चाहिए तो क्यों कर रही है। जिसके बाद सीन प्रैक्टिकल एग्जाम के टाइम पर आता है, जहां एग्जामिनर ये चेक करना चाहते थे कि एकेडमी में रहते हुए स्टूडेंट ने मिलिट्री ट्रेनिंग को अच्छे से किया है या नहीं। और आज का एग्जाम ग्रुप एग्जाम है, जहां सभी बच्चों को एक जंगल से बहुत ही जल्दी बाहर निकलना है, जहां बहुत सारे मॉन्स्टर हैं, लेकिन डेंजरस मॉन्स्टर को पहले ही हटा दिया गया है। और बच्चों को ऐसा मानना है कि ये जंगल एक जंगल नहीं, बैटल जोन है जहां वॉर चल रही है। और स्टूवर्ट की नोबल हाउस होल्ड के कुछ नाइट को इस जंगल के एनिमल के शॉर्टकट रास्ते के बारे में और पता था, जिस वजह से स्टूवर्ट के पास इस जंगल का एक शॉर्टकट मैप था। और आज के इस एग्जाम के ग्रुप का लीडर एल्फांजो है, जो सभी को बताता है कि हम चीटिंग नहीं कर रहे, वॉर में तो इन्फॉर्मेशन ही सबसे बड़ी चीज होती है, तो कोई टेंशन नहीं लो। और पूरी क्लास में रियो मैजिक यूज नहीं कर सकता था, इसलिए उसका काम था सभी के सामान को ढूंढना। और इस सब को देखकर फिर से प्रिंसेस फ्लोरा को उस पर दया आती है। जब वो उसकी हेल्प करने जाती है तो रियो भैया बहुत ही पोलाइट तरीके से मना कर देते हैं, मैम आप प्रिंसेस हो जिसके कोमल कोमल हाथ हैं, तो आप इस काम के लिए सूटेबल नहीं हो। फिर ग्रुप के थोड़ा आगे चलने के बाद उनको गॉब्लिन का एक ग्रुप दिखता है। तो ग्रुप के कुछ बच्चे अपने आप को फिजिकली एनहांस करके गॉब्लिन के उस छोटे से ग्रुप को बड़ी ही आसानी से हरा देते हैं। और रियो पगलैट से बोलते हैं कि वो माना क्रिस्टल कलेक्ट कर ले, पर अभी रियो जंगल में कुछ देख रहा होता है। फिर हमें पता चलता है रियो प्रॉक्सिया एम्पायर के एम्बेसडर रीस को सेंस कर चुका था, जो रीस को बड़ी अजीब बात लगती है, क्योंकि उसके हिसाब से एक छोटे बच्चे को उसको सेंस नहीं करना चाहिए था। तो वो और भी इंटरेस्ट लेने लगता है रियो पर। फिर वो ग्रुप चलते चलते एक डेड एंड पर आ जाता है, और यहाँ सभी लोग स्टीवर पे गुस्सा करने लगते हैं कि घंटा तुम्हारे हाउस होल्ड की नाइट को सब कुछ पता था, तुम्हारी वजह से डेड एंड पर आ। पर इससे पहले वो लोग और कोई रास्ता ढूंढ पाते, उन लोगों के ऊपर ऑर्क का एक ग्रुप हमला कर देता है। और स्टीवर्ट बहुत ज्यादा उड़ रहा था ना, तो एक भाला आके सीधा स्टीवर्ट के पैर पर लगता है, जिससे वो घायल हो जाता है। और वो इतना पगलैट होता है कि वो बचने के लिए एक दूसरे बच्चे के ऊपर गिर जाता है, और वो बच्चा फिर से स्टीवर्ट को धक्का देता है, जिस वजह से प्रिंसेस फ्लोरा क्लिफ से नीचे गिर जाती है। और जब हीरो नीचे गिर रही है तो हीरो तो उसे बचाने जाएगा ही ना, तो रियो बिना कुछ सोचे समझे कूद जाता है और फ्लोरा को अपने मैजिक से क्लिफ के ऊपर भेज के खुद बलिदान देके नीचे गिर जाता है। पर इस वक्त सभी लोग ऑर्क से लड़ने में बिजी थे, तो कोई भी रियो को बचाने नहीं जाता, जिसके बाद वो सब मिलके ऑर्क को मार देते हैं। और स्टीवर्ट को हील करने के बाद सब लोग उस पर गुस्सा होते हैं कि तूने प्रिंसेस फ्लोरा को धक्का दिया है, तेरी वजह से वो नीचे गिरी थी। तो यहाँ स्टीवर्ट थोड़ा दिमाग लगाता है और सबको बताता है कि अरे मेरे पास तो मैजिक था, रियो नल्ले के पास मैजिक नहीं है। तो वो डर गया था ऑर्क से, और इसी वजह से उसने प्रिंसेस फ्लोरा को धक्का दिया, और अपनी गलती के पछतावे के तौर पर वो खुद क्लिफ से कूद के प्रिंसेस फ्लोरा को बचा के हीरो बनना चाहता था। पर एल्फांजो यहाँ ये बात बताता है कि एक रॉयल फैमिली के मेंबर को मारने के जुर्म पर अब रियो एक देशद्रोही बन चुका है, जिसका मरना बहुत जरूरी है। और वहाँ प्रिंसेस फ्लोरा की कोई बात ही नहीं सुन रहा था, वो बोल बोल के थक गई थी, अरे रियो ने मेरे को बचाया, उसने मेरे को मारा नहीं है, मेरी बात तो सुन लो। फिर से रियो पर आता है, जो क्लिफ से गिरा नहीं था बल्कि अपने मैजिक की वजह से बच गया था। पर रियो को भी नहीं पता था कि उसे पहली बार जिस स्पिरिट ने मैजिक दिया था वो क्या सच में मैजिक है या कोई और पावर। और प्रेजेंट टाइम पर रियो सभी ग्रुप वालों की बातें सुन रहा था, तो वो समझ जाता है कि अब उसका ग्रेजुएट होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन फ्लोरा सभी को बताती है कि रियो ने उसे बचाया है, इसलिए वो सभी से हेल्प मांगती है कि वो रियो को ढूंढने नीचे जाएं, लेकिन कोई भी जाने को तैयार नहीं होता। पर इसी बीच एक गोट मॉन्स्टर उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, तो सभी बच्चे गोट मॉन्स्टर को
अपनी पावर से मारने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन गोट मॉन्स्टर सभी को बहुत आसानी से हरा देता है। तो सब लोगों की फट जाती है, तो सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। पर प्रिंसेस फ्लोरा बहुत ही दयालु थी, इसलिए वो कुछ लोगों को हील करने में लग जाती है। पर फ्लोरा को गोट मॉन्स्टर देख लेता है और उसको मारने ही वाला था कि इससे पहले रियो वहां आके गोट मॉन्स्टर का हाथ काट के फ्लोरा को बचा लेता है। और रियो को भी समझ नहीं आता कि वो पगलिया फ्लोरा को, जो हर बार मरने की स्थिति पर आ जाती है, उसे बचाने क्यों कूद पड़ता है। गोट मॉन्स्टर रियो के हिसाब से बहुत फास्ट होता है, लेकिन रियो अपने मैजिक की मदद से गोट मॉन्स्टर का सर काट के उसे मार देता है और बिना किसी से मिले वहां से चला जाता है, क्योंकि अगर वो मिल गया तो उसे पकड़ लिया जाएगा। जिसके बाद सीन सीलिया पर आता है, जो एकेडमी के हेडमास्टर से मिलने जा रही थी। पर वो अंदर से आवाज सुनती है कि हमें पूरा ब्लेम रियो पर डालना चाहिए प्रिंसेस फ्लोरा को मारने का, क्योंकि अगर सभी को पता चल गया कि एक नोबल के बच्चे ने प्रिंसेस को मारने की कोशिश की है, तो सभी नोबल को लॉस का सामना करना पड़ेगा। और हेडमास्टर भी सोचता है कि अभी रॉयल फैमिली थोड़ी वीक है, तो वो सब मौके का फायदा उठा सकते हैं, इसलिए वो भी पूरा ब्लेम रियो पर डालने का काम स्टीवर्ट के कोई रिश्तेदार जिनका नाम गुस्टावो है उनको देते हैं। पर सीलिया को समझ नहीं आता कि अब रियो भैया किस मुसीबत में पड़ गया। रात में रियो सीलिया के पास उससे मिलने आता है और जो कुछ भी हुआ उसे बताता है। तो रियो समझ जाता है कि अब उसका इस किंगडम में रुकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि सभी नोबल पूरी कोशिश करेंगे रियो को पनिशमेंट दिलवाने के लिए। और वो तो किंगडम से बाहर चला जाता है, पर वो अपनी इकलौती दोस्त सीलिया से मिलने आया है और वो सीलिया को बताता है कि वो यहाँ से तो जा रहा है, लेकिन उसे हारूटो नाम से टाइम टाइम पर लेटर सेंड करता रहेगा, जिससे सीलिया को उसके सेफ होने की खबर मिलती रहेगी। सीलिया रियो के एकदम से चले जाने से बहुत ही ज्यादा सैड महसूस करती है, पर वो अभी भी उसे नहीं बताती कि वो उससे प्यार करती है। और रियो के जाने के बाद वो फूट फूट के रोने लगती है। फिर सीन गुस्टावो पर आता है, जो एक बीस्ट गर्ल लाटिफा को रियो को मारने का ऑर्डर देता है, या बोल सकते हैं सुपारी देता है। जिसके बाद सीन रियो पर आता है, जो बहुत तेज फॉरेस्ट में भाग रहा है और रास्ते में आने वाले मॉन्स्टर को बिना मारे और उनसे फाइट किए वो उन्हें अवॉइड कर देता है। और 3 दिन लगातार भागते हुए न्यू किंगडम ऑफ गलारा के मार्केट टाउन पर आता है अपने जर्नी के लिए सप्लाई लेने, क्योंकि उसके किंगडम पर रियो के वांटेड पोस्टर लगने की वजह से वहां वो ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। और अभी तक उसके वांटेड पोस्टर इस किंगडम तक नहीं आए हैं, तो वो फ्रीली यहाँ से सप्लाई ले सकता है अपनी जर्नी के लिए, जैसे खाना पानी और बहुत सी चीजें। पर रियो को डाउट होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर वो एक नूडल शॉप पर आता है और नूडल नाम सुन के उसे वो नाम बहुत जाना पहचाना लगता है। तो शॉपकीपर उसे बताता है एक इन नूडल का इन्वेंशन यहाँ के लीशे लॉटे मैम ने की है। रियो को भूख लग रही थी तो वो नूडल खाता है और ये नूडल उसे सेम हारूटो के वर्ड के नूडल की तरह टेस्ट होते हैं। तो हारूटो को थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है कि शायद तक लीशे लॉटे मैडम भी हारूटो के वर्ड से ही यहाँ आई है। जिसके बाद रियो यही नूडल अपनी जर्नी पर खाने का डिसाइड करता है। तो शॉपकीपर उसे रीकिया मर्चेंट जाने की एडवाइस देता है, जहाँ उसे सब कुछ मिल सकता है। मर्चेंट शॉप के बाहर सभी लोग हारूटो की दुनिया के एक और आइटम खा रहे होते हैं और मर्चेंट शॉप अंदर से किसी मॉल की तरह था। वहां खड़ी लड़की लॉटे रियो को अपना वेपन उसे देने को बोलती है, पर रियो के ब्लैक हेयर देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है। फिर वही लड़की रियो को पूरा मॉल घुमाती है और उसे सप्लाई लेने में मदद करती है। रियो ने 15 किलो ड्राई नूडल और 10 किलो ब्रेड के साथ साथ बहुत सारी चीजें सप्लाई के तौर पर ली थी अपनी जर्नी के लिए। और रीका मर्चेंट गिल्ड का मोटो है कस्टमर को अच्छे से ट्रीट करना। और रियो को सीलिया के साथ चाय पीने से सभी चाय पत्ती और सभी चाय रिलेटेड चीजें पता है, और इसलिए उसे ये भी पता चल जाता है कि रीका मर्चेंट की ये चाय बहुत ही ज्यादा अच्छी है। रीका मर्चेंट लेटर डिलीवर करने का भी काम करती है। तो रियो सीलिया के लिए लेटर लिखता है कि वो बहुत जल्दी इस किंगडम को छोड़कर जाने वाला है, जिसके बाद वो उसे लेटर सेंड नहीं कर पाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो मर गया, इसका मतलब ये होगा कि वो कहीं अभी सेफ है और बाद में उसे लेटर सेंड करेगा या उसे मिलने आएगा। तो सीलिया को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर रियो वहां से अपनी जर्नी पर निकल पड़ता है और यहाँ हमें पता चलता है वो लॉटे नाम की लड़की असल में रीका मर्चेंट की ओनर लीसी लॉटे मैम ही है। जंगल में भागते हुए रियो एक छोटी लड़की को बेहोश पाता है। जब वो उसकी हेल्प करने जाता है तो लड़की उसे पॉइजन दे देती है और थोड़ी फाइट के बाद रियो वीक होने लगता है। और ये छोटी लड़की वही बीस्ट गर्ल लातिफा है जिसे रियो को मारने की सुपारी मिली है। रियो बहुत ही जल्दी पॉइजन को न्यूट्रलाइज करता है और लातिफा पर अटैक कर देता है और पॉइजन न्यूट्रलाइज करता
करता देख लातिफा हैरान है, पर बीस्ट गर्ल होने की वजह से वो रियो से फास्ट है और रियो को फाइट में बराबरी की टक्कर दे रही है और रियो के सभी अटैक को डॉज करके अपने आप को मैजिक से फिजिकली एनहांसमेंट दे के पहले से भी ज्यादा फास्ट हो जाती है। पर रियो बहुत ही आसानी से लातिफा की स्पीड मैच करता है और एक ह्यूमन को इतना फास्ट मूव करता देख लातिफा खुद हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वाह। जिसके बाद रियो नोटिस करता है लातिफा अपने वेपन में बहुत ही ज्यादा फोकस कर रही है, तो वो अपनी स्वॉर्ड रख के हैंड टू हैंड कॉम्बैट में फोकस करके थोड़े ही टाइम में लातिफा को गिरा के उसे पकड़ लेता है और अपने आप को हारता देख लातिफा अपनी मम्मी याद करके रोने लगती है क्योंकि अब वो मरने वाली है और इतना रोना धोना सुन के रियो से बेहोश कर देता है और देखता है लातिफा के नेक में सबमिशन कॉलर है, जिस वजह से उसे दूसरों के ऑर्डर फॉलो करके रियो को मारना भेजा गया है। जिसके बाद रियो बड़ी आसानी से सबमिशन कॉलर को रिमूव कर देता है। फिर हम हारूटो के साथ बस में उस छोटी लड़की के मरने की स्टोरी देखते हैं। वो छोटी लड़की भी हारूटो के जैसे लातिफा नाम की बीस्ट गर्ल की बॉडी में आ गई थी, जहां उसका मास्टर स्टीवर्ट है जो उसे बहुत टॉर्चर करता है और लातिफा को सबमिशन कॉलर की वजह से उसकी सभी बातें माननी पड़ती हैं। जिसके बाद उसे प्रेजेंट टाइम पर होश आता है, जहां उसे लगता है रियो भी उसे टॉर्चर करेगा, लेकिन वो देखकर हैरान हो जाती है कि उसकी कॉलर अब रिमूव हो चुकी है। तो रियो से बताता है तुम कॉलर की वजह से मुझे मारने का ऑर्डर फॉलो कर रही थी, लेकिन अब मैंने वो रिमूव कर दिया है, तो तुम्हें मुझे मारने की जरूरत नहीं है, पर बदले में मेरे कुछ क्वेश्चन का आंसर दे दो। रियो क्वेश्चन करता है तुम्हें मुझे मारने का ऑर्डर किसने दिया और क्या और भी लोग मुझे मारने आने वाले हैं। तो लातिफा बताती है उसे अपने मास्टर का नाम तो ये पता नहीं है, पर अपने ट्रेनर का नाम उसे पता है जो स्टीवर्ट है, और लातिफा के हिसाब से उसके अलावा और कोई रियो को मारने नहीं आने वाला। स्टीवर्ट से रियो को समझ आ जाता ये पक्का वही नल्ला होगा जो हमेशा उसे एकेडमी में परेशान करता था और अपने कांड का ब्लेम उसके ऊपर डाल रहा है। जिसके बाद वो लातिफा से कहता है वो ईस्ट में वाइल्डरनेस जाए, जहां और भी बीस्ट और डैमी ह्यूमन पीपल उसके जैसे उसके साथ रहेंगे, क्योंकि अगर वो यहाँ रहेगी तो फिर से उसे स्लेव बना लिया जाएगा। पर वो नल्ली और गधी लड़की रियो का पीछा करने लगती है, तो रियो से पहले तो अच्छे से बताता है कि मैंने तुम्हें इसलिए फ्रीडम दी जिससे तुम मुझे पर अटैक ना करो, और डरावने तरीके से बोलता है मैं भी ह्यूमन हूँ जिससे मैं भी तुम्हारे लिए खतरा हो सकता हूँ। पर लातिफा को फ्री होने के बाद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कहाँ जाए, तो वो रियो से कहती है आप मुझे सबमिशन कॉलर लगा के अपना स्लेव बना लो, जिससे आपको मेरे ऊपर भरोसा हो जाएगा कि मैं फिर से आपको मारने का ट्राई नहीं करूंगी। जिसके बाद रियो को बेचारी पर दया आ जाती है, तो वो उसे अपना एलाय बना लेता है। जिसके बाद वो सभी खाना खाते हैं, जिसको खाने से लातिफा रोने लगती है क्योंकि स्टीवर्ट हमेशा उसे जानवर को खाना देता था क्योंकि वो डैमी ह्यूमन थी। वैसे बात तो सही थी स्टीवर्ट की। पर वो दोनों किंगडम की बॉर्डर पार करके आज रात वहां ही कैंप लगाने का डिसीजन लेते हैं और लातिफा रियो से माफी मांगती है कि उसकी वजह से रियो को इतना रुकना पड़ रहा है। फिर वो दोनों कैंप लगा के पास्ता खाते हैं, जिसे लातिफा स्पैगेटी कहती है जो अर्थ दुनिया का वर्ड है। और सोते टाइम भी लातिफा सपने में अपनी मम्मी पापा और भाई को याद कर रही थी जो टोक्यो में रहते हैं। तो ये सुन के रियो को कंफर्म हो जाता है लातिफा अर्थ से इस मैजिकल दुनिया में आई है। सुबह सुबह लातिफा रियो के इतने पास होने की वजह से शर्मा जाती है, पर वो रियो के ब्लैक बालों को देख के उसे बस वाले हारूटो लड़के की याद ही आती है। पर कुछ टाइम बाद लातिफा रियो को ऊनी चान बोलने के लिए पूछती है और इस बात के लिए रियो भी मान जाता है क्योंकि वो लातिफा को अपनापन फील करवाना चाहता है, क्योंकि इस अकेली दुनिया में लातिफा का कोई अपना नहीं है। और वो दोनों ऐसे ही अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और अब तक सीलिया को भी रियो का लेटर मिल जाता है और उसे पढ़ के वो विश करती है कि जहां भी रियो रहे हमेशा सेफ रहे। जिसके बाद रियो को दूर जंगल में एक बड़ा ट्री दिखाई देता है, पर वो लातिफा को नहीं दिखता। तो रियो को समझ आ जाता है बड़े ट्री को मैजिक यूजर नहीं देख सकते अपनी नॉर्मल आई से। पर वो दोनों उसी फॉरेस्ट में उस ट्री की तरफ जाने लगते हैं जहां लातिफा को एक बहुत न्यू बीस्ट या एनिमल की सेंट आती है जो उनसे अभी बहुत दूर है। तो आज रात वो वहां ही कैंप बनाते हैं और रात में जब रियो लातिफा पे अच्छी नींद आने का मैजिक करके बाहर आता है तो वहां उसे एक वुल्फ मिलता है। जिसके बाद वहां बहुत तेज लाइट फ्लैश होती है और रियो कुछ देख नहीं पाता और आसपास आवाजें सुनकर उसे लगता है शायद ये काम किसी डैमी ह्यूमन का है। तभी अचानक उस पर अटैक होता है, तो रियो एक स्पिरिट आज यूज करता है जो आसपास की अजीब चीजें महसूस कर सकती है, जिससे उसे अटैकर की लोकेशन मिल जाती है और वो तुरंत उस पर वार करता है। रियो उजुमा की आवाज पहचान जाता है और उससे पूछता है तुम लोग क्या डैमी ह्यूमन हो, और कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। उजुमा एक बिल्ली जैसे कान वाली लड़की गुस्से में कहती है कि ह्यूमन भरोसे के लायक नहीं होते, हमें तेरे से बात नहीं करनी, बाकी इधर से। तो सारा कहती है कि उन्हें पहले ये समझना होगा कि उसका मकसद क्या है। वर्स्ट के सिनेरियो के लिए उन्हें तैयार भी रहना होगा। वो ओरिया और आल्मा
दो एल्फ लड़कियों को बोलते हैं कि हट के अंदर जाके जांच करे। फिर वो रियो के पास आके कहती है कि उनके हिसाब से डैमी ह्यूमन एक गाली है, कृपया करके आप हमें इस शब्द से ना पुकारें। रियो तुरंत माफी मांगता है और अपना नाम बताता है। तभी ऑरिया और आल्मा बताते हैं कि हट के अंदर एक बीस्ट लोगों की बच्ची है जिसे स्प्रिट आर्ट से सुलाया गया है। तो ये सुन के उजुमा बिना किसी ऑर्डर के रियो पर अटैक कर देती है और सारा से कहती है कि ये वही इंसान है जिसने उनकी जात की किसी बच्चे को किडनैप किया है। रियो अपने आप को हील करता है और उजुमा के अटैक को डिफेंड करता है। सारा कहती है कि जब तक उनका साथी उनके पास नहीं है रियो को उन्हें रोकना ही पड़ेगा। रियो कहता है कि ये सब एक गलत फहमी है, मेरी बात तो सुनो, मैं तो उस बच्ची को तुम्हारे पास प्रोटेक्शन के लिए ही लाया हूँ। लेकिन सारा उसे बांध देती है और उजुमा उसे बेहोश कर देती है। बेहोशी के दौरान रियो उस लड़की को देखता है जिसने पहली बार उसका मैजिक एक्टिवेट करने में मदद की थी और अभी रियो उससे पूछता है कि वो उसे कैसे जानती है। तो लड़की बोलती है तुम हारूटो हो और मैं हारूटो को जानती हूँ। तो रियो भी बोलता है अरे पागल क्या बोल रही है। तो वो सिंपल साइड बोलती है कि मुझे नहीं पता पर हम दोनों एक बॉन्ड की वजह से एक साथ है और मैं हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी। पर उस लड़की का रियो से बात करने का टाइम खत्म हो जाता है जिसके बाद रियो को होश आता है और वो सपने में मीचन मीचन बोल रहा था। तो ओरिया सोचती है ये कौन है। तभी लाटीफा दौड़ के उसके कमरे में आती है जहाँ रियो जंजीरों से बंधा होता है और उसके गले लगकर कहती है मैं नहीं चाहती रियो कहीं जाए। एक बिल्ली कान वाली बुढ़ी औरत उजुमा और सारा के साथ अंदर आती है और रियो से माफी मांगती है और कहती है कि लातीफा ने अपने बारे में और आपके बारे में सब कुछ सच बता दिया है कि आप तो उसकी हेल्प कर रहे थे और हमें आपके बारे में गलतफहमी हो गई। जिसके बाद चारों लड़कियां जमीन पर बैठकर घुटनों के बल अपनी गलती की रियो से माफी मांगती हैं। फिर बुजुर्ग औरत ओरिया से कहती है अरे माफी मांग रही हो, कम से कम उसकी जंजीर तो खोल दो। फिर दादी रियो से कहती हैं कि अगली सुबह सब एल्डर मिलकर रियो से फॉर्मल वे में अपोलॉजी देंगे और उनके पास अच्छा रूम नहीं है इसलिए रियो को इसी कचड़ा रूम में रुकना पड़ेगा। जिसके बाद रियो बोलता है नहीं नहीं मैं तो रह लूंगा, मेरे लिए तो ये जन्नत है। अगले दिन सुबह सुबह रियो थोड़ा बाहर घूमता है और एक बड़ा सा पेड़ देखता है। फिर फीमेल एल्डर से उसके बारे में पूछता है। वो उसे बताती है ये वर्ल्ड ट्री है जिसमें एक महान स्पिरिट रहती है ड्रास जो कि माइटी ट्री की स्पिरिट है। रियो कहता है कि ट्री तक पहुंचना ही उसका गोल था, इसी वजह से वो इतनी दूर आया है। एल्डर लेडी बताती है कि उस ट्री के आसपास हाई लेवल इल्यूजन बैरियर लगा हुआ है और सिर्फ वो लोग जिनको स्पिरिट आर्ट की नॉलेज है वो उस बैरियर को देख सकते हैं। रियो कहता है कि उसने स्पिरिट आर्ट खुद से ही सीखी है। फिर वो दोनों एल्डर की काउंसिल मीटिंग पर पहुंच जाते हैं जहां सभी उनका इंतजार कर रहे होते हैं। वहां टोटल 3 एल्डर होते हैं इस बुड्ढी को मिला के, जिसमें से एक एल्डर का नाम सिलोरा है जो स्पिरिट के लोगों को इकट्ठा करता है और मीटिंग लीड करता है। वो बिल्ली कान वाली एल्डर अर्चला है और डॉर्फ का नाम डोमिनिक है। पर वो लोग रियो से उस परेशानी के लिए माफी मांगते हैं जो उनके लोगों ने उसे दी थी और रियो का शुक्रिया अदा भी करते हैं क्योंकि रियो ने उनके एक अपने को ह्यूमन से बचाया है। रियो भी उनसे माफी मांगता है बिना सोचे समझे उनकी टेरिटरी में धड़धड़ा के घुसने के लिए। एल्डर सोच रहे होते हैं कि रियो को कोई रिवॉर्ड देना चाहिए अपना ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए, पर वो तीनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो तीनों उसे क्या दें क्योंकि तीनों के दिमाग में अलग अलग गिफ्ट होते हैं। लेकिन तभी रियो उनसे पूछता है कि क्या वो लातीफा को अपने प्रोटेक्शन में रख सकते हैं क्योंकि इसी वजह से वो यहाँ आया है, और वो लोग भी इस बात के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद वो रियो से उसकी एक विश पूछते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें कुछ चाहिए तो हमें बता दो। तो रियो कहता है कि इस वक्त तक लातीफा मेरे से बहुत ही ज्यादा अटैच हो गई है तो मैं कुछ टाइम तक इस विलेज में रुकना चाहता हूँ, और जब तक मैं इस विलेज में रुकता हूँ क्या आप लोग मुझे स्पिरिट आर्ट कैसे यूज करते हैं वो बता सकते हो। और इस बात के लिए सभी एल्डर बहुत ही आसानी से मान जाते हैं। पर तभी वहाँ वर्ल्ड ट्री की स्पिरिट लेडी ड्रास मीटिंग में आ जाती है। वो रियो के पास आती है, महसूस करती है कि रियो के अंदर एक छुपी हुई स्पिरिट है पर वो अभी काफी कमजोर है। और ड्रास रियो से पूछते है कि क्या उसे पता है वो कौन सी स्पिरिट है, और कहती है कि क्या शायद वो स्पिरिट है जिसके साथ रियो ने कभी एक बॉन्ड बनाया होगा। रियो कहता है कि उसे कुछ याद नहीं। ड्रास कहती है कि ये थोड़ा अजीब है क्योंकि अगर किसी ने स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट या बॉन्ड बनाया होता है तो यूजुअली वो ह्यूमन मैजिक यूज नहीं कर पाते और रियो मैजिक यूज नहीं कर सकता।
तो बॉन्ड वाली बात तो सही है। जिसके बाद ड्रास रियो से पूछती है कि क्या वो उसे और अच्छे से स्टडी कर सकती है, और इस बात के लिए रियो भी मना नहीं करता क्योंकि वो लड़का है ना। जब वो रियो को अंदर से चेक करती है तो उसे पता चलता है कि रियो के अंदर एक बहुत ज्यादा ओडी एनर्जी छुपी हुई है, और वो सोचती है कि क्या ये लड़का ह्यूमन है या नहीं। फिर वो कहती है कि रियो के अंदर एक इंसान के शेप वाली स्पिरिट सो रही है जो बहुत ही ज्यादा रेयर होती हैं। लेडी ड्रायस जैसी स्पिरिट जो इंसान की शेप लेती हैं वो सेकंड हाईएस्ट या उससे ऊपर वाले लेवल की स्पिरिट होती हैं। हाईएस्ट लेवल की स्पिरिट जिनको कभी 6 ग्रेट स्पिरिट कहा जाता था, वो डिवाइन डीमन वॉर के दौरान हजारों साल पहले ही निपट चुकी हैं, मतलब गायब हो चुकी हैं। आगे ड्रास कहती है कि हो सकता है जो स्पिरिट रियो के अंदर है वो उन 6 हाई क्लास स्पिरिट में से एक हो। तो ये सब सुनकर रियो पूछता है क्या इससे मुझे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ड्रायस कहती है तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ये गांव वालों को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि अब तुम उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुके हो। सिलोरा रियो से कहता है कि इसका मतलब ये है कि उन्हें रियो के साथ अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। अर्सला कहती है कि उन्हें ये डिसाइड करना होगा कि रियो को एक सेंट की तरह ट्रीट करना बेटर होगा या किसी और तरह। डोमिनिक रियो को सिंपल सेट बताता है कि अब रियो को विलेज में पहले से ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा और कुछ नहीं। रियो को गांव में उसका नया घर मिल जाता है जहां सब कुछ है, एक खुला हुआ आउटडोर बाथ, एक अच्छी सी किचन, एक सुंदर व्यू और भी काफी चीज है। ब्रेकफास्ट के टाइम उनके पास ऊर्जा ग्रेन होते हैं जो कि यागुमो रीजन से आते हैं। सारा, ओरिया और आल्मा को कहा जाता है कि वो रियो और लातिफा के साथ रहे और उनका ध्यान रखें। रियो अर्चला से पूछती है कि क्या उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी एक ह्यूमन के साथ रहने पर अर्चला उससे कहती है यही तो मेन रीजन है कि उन्हें रियो के साथ रहना चाहिए, जिससे वो लोग लातिफा के साथ रहकर उसे अच्छे से और बेटर तरीके से समझ पाएंगे और उनका बॉन्ड अच्छा होगा। वहीं दूसरी तरफ रीस एक नई टेस्ट के लिए एक रिक्रूट के साथ एक केव के पास लैंड करता है। अगर वो टेस्ट पास कर लेता है तो उसे सेलेस्टियल लायन ब्रिगेड का ऑफिशियल मेंबर बनाने की परमिशन मिल जाएगी। रीस केव के अंदर जाता है और वहां से एक एग लाता है। सेलेस्टियल लायन ब्रिगेड ये सोच रहा होता है कि ग्रिफिन के बाद अब अपनी मिलिट्री ताकत बढ़ाने के लिए क्या उसे कुछ और नया करना होगा। वो एग उस रिक्रूट को देता है और खुद जाकर ग्रिफिन को संभालता है, लेकिन जैसे ही वो लोग वापस जा रहे होते हैं उनका पीछा एक पूरी फ्लाइट ऑफ वेवरन मतलब ड्रैगन जैसे क्रिएचर करते हैं क्योंकि वो उन्हीं का अंडा चुरा के जो आया था। और इसी तरह रियो और लातिफा को गांव में रहते हुए 1 साल बीत जाते हैं और इन 1 साल पर उन दोनों ने गांव की बहुत हेल्प की थी। तो विलेजर ने रियो को अपना सॉर्न फ्रेंड डिक्लेयर कर दिया था और लातिफा को ऑफिशियली गांव की एक सदस्य मान लिया था। ये सब ग्रैंड स्पिरिट फेस्टिवल के दिन होता है जिसका एंड हुआ लेडी ड्रायस के ब्लेसिंग वाली किस के साथ। फिर सेरेमनी के बाद डोमिनिक अनाउंस करता है कि बहुत हुआ ये सब, अब चलो खाना पीना शुरू करते हैं। फीस्ट के दौरान रियो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि लातिफा ऑर्फीना और आल्मा उससे इतना चिपके क्यों हैं। ऑर्फीना और आल्मा थोड़ा शर्माते हुए कहते हैं कि अब जब वो उनका सॉर्न फ्रेंड बन चुका है तो वो उसे और भी करीब से जानना चाहती हैं, पर वो इस बात के लिए पूरी तरीके से पक्की नहीं है कि क्या रियो उनका और अच्छा फ्रेंड बनना चाहता है। रियो उनसे कहता है कि मैं थोड़ा सोशली ऑकवर्ड हूँ, बट अगर तुम लोग मुझे अच्छे से दोस्त बनाना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारा हर तरह से साथ दूंगा। और ये सुनकर सभी लड़कियां खुश हो जाती हैं और सेलिब्रेट करने के लिए और ड्रिंक लेने चली जाती हैं। और अब तक लातिफा विलेज की एक इम्पोर्टेंट सदस्य बन चुकी होती है। रियो अर्चला से कहता है कि वो जल्द ही गांव छोड़ने वाला है। अर्चला उससे कहती है कि लातिफा उसे बहुत मिस करेगी अगर वो चला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ रीस और उसका रिक्रूट रात को अपनी जर्नी के बीच में रेस्ट लेते हैं। वो प्लान करते हैं कि सुबह जल्दी निकल के स्ट्रॉट पहुंचना है। रीस थोड़ा एरिया एक्सप्लोर करना चला जाता है और रिक्रूट को बोलता है कि ग्रिफिन का ध्यान रखे। वो उसे एक रेड कलर की गोली जैसा आर्टिफैक्ट देता और कहता है कि अगर कुछ गड़बड़ हो तो इसे निगल लेना, जिससे मुझे पता चल जाएगा तुम कहाँ हो और मैं तुम्हें बचाने आ जाऊंगा। सख्त झूठ बोल रहा है। रिक्रूट गोली निगल लेता है जिसके बाद रीस उसे कहता है कि अगर कुछ होता है तो वो एग और ग्रिफिन को लेकर भाग जाए, पर एग का ध्यान रखना। फिर वो ऊपर स्काई में जाता है और वेवरन का इंतजार करने लगता है जो एग लेने उन्हीं लोगों के पास आ रहे होते हैं। और ये सब रीस का एक प्लान होता है। जिसके बाद सीन रियो और लातिफा पर आता है जो जंगल पर घूमने फिरने आए हैं, पर रियो कुछ नहीं बोलता।
इस वजह से लातिफा थोड़ी परेशान हो जाती है, तो वो बोलती है कि अगर तुम्हें कुछ नहीं बोलना तो चलो अपन प्लाजा चलते हैं, वहाँ अभी भी खाना पीना हो रहा है। लेकिन रियो से रोकता पूछता है कि क्या तुम्हें यहाँ रहना पसंद है, तो लातिफा कहती है कि मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है। तब रियो से सॉफ्टली बताता है कि वो गाँव छोड़ने वाला है कुछ ही टाइम में। तो ये सुन के लातिफा बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। तो रियो से कहता है कि मैं एक्चुअली ईस्ट जा रहा था, पर रास्ते में तुम मिल गई, इसलिए मुझे तुम्हें यहाँ लाना पड़ा। लातिफा कहती है मैं अभी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, पर रियो मना कर देता है और बताता है कि वो एक ऐसी अननोन जगह जा रहा है जहाँ उसे नहीं पता कि उसे कैसा खतरा मिल सकता है, और वो लातिफा को किसी डेंजरस खतरे में नहीं डालना चाहता। तो ये सुन के लातिफा बिना आगे सुने वहां से भाग जाती है। इसी बीच विलेजर नोटिस करते हैं कि बैरियर के अंदर कुछ रिएक्शन हो रहा है। सारा कहती है कि वो चेक करने जाएगी और साथ में ओरिया, आल्मा और उजुमा जाते हैं। दूसरी तरफ रीज वापस केप में आ जाता है और यहाँ वो वेवरन के बाकी एग लेने आया है। रीज ने वेवरन को ट्रिक करा, क्योंकि मॉन्स्टर दिमाग से कमजोर होते हैं, इसलिए वो सभी अपने एक अंडे को वापस लेने के चक्कर में अपने बाकी सभी अंडे बिना किसी प्रोटेक्शन के छोड़ के चले गए, नल्ले कहीं के। फिर सीन विलेजर पर आता है जहां ऑर्फिया को कुछ सस्पिशियस ऑड रिएक्शन फील होते हैं स्प्रिंग के पास, जहां वो देखते हैं कि एक ह्यूमन और एक ग्रिफिथ को। तो सारा सबको अलर्ट करती है कि ध्यान से काम करें, क्योंकि वो लोग उन पर पहले अटैक कर सकते हैं। वो लोग लैंड करते हैं और उस ह्यूमन को बोलते हैं कि उनके साथ चले, पर रिक्रूट वही करता है जो रीच ने उसे करने को बोला। वो तुरंत ग्रिफिन पर चढ़ के वहां से भागने लगता है, वो भी विलेज की तरफ। सारा ऑर्डर देती है कि ग्रिफिन को टारगेट करो, लेकिन ग्रिफिन उसके सारे अटैक को डॉज कर लेता है। फिर तभी वहां बहुत सारे वेवरन आते हैं, तो सभी को समझ जाता है ये नल्ला ह्यूमन ने उनका एग चुरा लिया है और इसी वजह से वो उनका पीछा कर रहे हैं और ये नल्ला विलेज की तरफ जा रहा है, जैसे वजह से वेवरन भी वहां जा रहे हैं और इसी वजह से पूरे विलेज पर बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। तो ये देख के सारा ओरिया और आल्मा को बोलती है कि वो उस ब्लैक वेवरन को हैंडल करे, जबकि बाकी व्हाइट वेवरन को टैकल करेंगे। आल्मा सारा का बॉन्ड स्पिरिट यूज करती है और ईपर के साथ मिलकर वेवरन को संभालने के लिए चली जाती है। इसी बीच रीस बोलता है कि रिक्रूट का रोल खत्म हो गया है और वो अपने हाथ में एक रेड पिल तोड़ देता है। बोला था ना धोखा मिलने वाला है। उस पिल का इफेक्ट ये होता है कि रिक्रूट का बहुत ज्यादा अंदर से ब्लड लॉस होता है और वो गिरकर मारा जाता है। और इसी बीच रीस ने केप से सभी एग चुरा लिए थे। लातिफा अभी भी शॉक में होती है कि रियो से छोड़कर जाने वाला है, तभी एग जो रिक्रूट ले जा रहा था उसके सामने गिरकर टूट जाता है। वो समझ नहीं पाती कि यहाँ भी क्या हुआ और तभी एक बड़ा ब्लैक वेवरन वो उसके सामने लैंड कर, और जैसे ही वेवरन अपना एग टूटा हुआ और अपना बच्चा मरा हुआ देखता है तो पागल हो जाता है। जिसके बाद सीन रियो पर आता है जहां वो गांव वापस आता है तो देखता है सब लोग तो भाग रहे हैं। तो डोमिनिक उसे बताता है अरे भैया फेस्टिवल के तो लग चुके हैं, क्योंकि गांव पर एक बहुत बड़े वेवरन का अटैक हो गया है। और तभी रियो को लातिफा की आवाज सुनाई देती है जो उससे हेल्प मांग रही थी और वो तुरंत उसके पीछे दौड़ जाता है। ब्लैक वेवरन लातिफा पे अटैक करता है, लेकिन आल्मा टाइम पर आके उसे बचा लेती है। आल्मा और सारा मिलकर अपने स्पिरिट से वेवरन को अटैक करते हैं, लेकिन फिर भी आल्मा को मार पड़ती है। और जब उसे पता चलता है कि विलेज पर अटैक हुआ है तो वो उन दोनों की मदद करती है इस वेवरन को थोड़ी देर विलेज से दूर रखने के लिए। पर लातिफा तो है तो नल्ली, तो वो बहुत जल्दी पकड़ी जाती है और इससे पहले कि वेवरन उसे मार देता सही टाइम पर रियो आके उसे बचा लेता है और लातिफा से कहता है कि अब तुम टेंशन नहीं लो, तुम्हारा बड़ा भाई आ गया है ना, वो सब संभाल लेगा। जिसके बाद रियो ब्लैक वेवरन की तरफ चार्ज करता है और उसके सारे अटैक रैपल करता है और फाइनली उसके मुंह के अंदर स्ट्राइक मार के उसका सर तोड़ के उसे अपने हाथों से ही निपटा देता है। रियो ने फिगर आउट कर लिया था कि वेवरन का वीक स्पॉट उसका मुंह का एरिया है। जैसे ही लीडर वेवरन हारा, बाकी सभी वेवरन वापस चले गए और रियो की वजह से कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, सब कंट्रोल में आ गया था। वेवरन नेचर से थोड़े डरपोक होते हैं, वो किसी से पंगा नहीं लेते जिनको वो हरा नहीं सकते। नेक्स्ट मॉर्निंग लातिफा रियो से कल के लिए सॉरी कहती है तो रियो भी उससे कहता है कि उसे ऐसा सीधा ही अपने जाने के बारे में नहीं बताना चाहिए था। पर लातिफा कहती है कि उसे तो पहले ही पता था एक ना एक दिन रियो यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि लातिफा हमेशा रियो के लिए एक बोझ थी और हमेशा उसके लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करती थी और इसी वजह से शायद रियो से छोड़कर जा रहा है। तो रियो से सॉफ्टली कहता है कि वो उसके लिए कभी भी एक बोझ नहीं थी, बल्कि वो उसकी छोटी बहन है। फिर रियो से बताता है कि वो ईस्ट की तरफ यागुमो रीजन जा रहा है
वही जगह है जहाँ उसके मर चुके पेरेंट्स का असली घर है। ये सुन के लातिफा थोड़ा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि भैया आपने पहली बार अपने बारे में कुछ शेयर किया है। उस मूवमेंट पर लातिफा एक बड़ा रिवील करती है कि मैं पहले एक ह्यूमन थी और जापान नाम की एक कंट्री में रहती थी जो अर्थ पे स्थित था, पर पता नहीं कैसे मैं एक दिन मर गई और इस दुनिया में आकर लातिफा नाम की बॉडी पर रिकार्नेट हो गई। और ये बताने के बाद लातिफा को लगता है कि रियो उस पर विश्वास नहीं करेगा, पर रियो बॉम्ब फोड़ता है और बताता है कि वो भी जापान से ही है। इसी वजह से उसे लातिफा की बातों पर भरोसा है, पर वो ये नहीं बताता कि वो जापान पर कैसे मरा। फिर रियो के गांव छोड़ने का दिन आ जाता है तो एल्डर उसे बड़ी रिस्पेक्ट के साथ विदा करते हैं। डोमिनिक उसे एक मिथरल से बनी तलवार देता है गिफ्ट के रूप पर, जो उसे स्पिरिट आर्ट को और अच्छे से यूज करने पर मदद करेगी। साथ ही एक आर्मर भी देता है जो उस ब्लैक ड्रैगन के चमड़ी से बना है जिसको रियो ने मारा था। अर्सिला के थ्रू उसे एक पाउच देता है जिसमें रेयर मेडिसिन और पावरफुल एलिक्सर होते हैं। बेस्ट पीपल उसके लिए टेस्टी फूड और आइटम रखते हैं। सिलोरा उसके लिए एक स्पेस टाइम आइटम देता है जो एक तरह से प्रूफ होता है कि रियो उनका सॉर्न फ्रेंड है और स्पेस टाइम डिवाइस ट्रैवल में रियो के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। फिर रियो स्पेस टाइम डिवाइस को पहनता है और अपने सारे आइटम उसमें डाल देता है। फिर वो सबको प्रॉमिस करता है कि अगर कभी भी इस गांव में डेंजर आता है तो वो तुरंत कमलेश के जैसे भागते हुए आएगा इनकी हेल्प करने के लिए। जिसके बाद वो सबको थैंक्स बोलता है और निकल पड़ता है अपनी एडवेंचर जर्नी पर। और रियो के जाने के बाद लातिफा फूट फूट के रोने लगती है। जिसके बाद सीन सीलिया पर आता है जो सोचती है कि मेरा बाबू रियो ठीक तो होगा ना, क्योंकि काफी टाइम हो गया है उसने मुझे कोई लेटर नहीं दिया। फिर सीन रियो भैया पे आता है जिसको यागुमो रीजन आए 2 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन अभी तक उसे अपने मम्मी पापा के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। पर रियो एक विलेज आया है जहां उसे अपने मम्मी पापा के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो वो सायो और रूरी नाम की 2 लड़कियों से विलेज एल्डर के घर का रास्ता पूछता है और हम देख पाते हैं सायो को रियो से लव ऑन फर्स्ट साइड हो गया है। लेकिन सायो को नहीं पता पहली नजर का प्यार कभी किसी को हासिल नहीं होता। और रूरी अपनी विलेज एल्डर की पोती है और लीडर का नाम यूबा है जो रियो की बातों से समझ जाती है। वो दूसरे कंट्री से यहाँ आया है तो वो आराम से बैठ के उसकी बातें सुनती है। रियो बताता है वो अपने मम्मी पापा के बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन लेने आया है क्योंकि यूबा को यागुमो रीजन के सभी लोगों के बारे में कुछ ना कुछ पता है। तो यूबा पूछती है तुम अपने मम्मी पापा का नाम तो बताओ। रियो भैया बताते हैं पापा का नाम जैन और मम्मी का नाम आयामे। तो जैन नाम सुन के यूबा रियो और सायो को यहाँ से भगा देती है क्योंकि अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बातचीत होने वाली है सिर्फ उन दोनों के बीच में। जिसके बाद रियो बताता उसके पापा जैन बचपन में ही मारे गए और मम्मी आयामे तब जब वो 5 साल का था। और रियो ने यागुमो आने का प्रॉमिस अपनी मम्मी से किया था जिस वजह से वो पूरा उसे करना चाहता है। और जब बेटे होने के नाते वो अपने मम्मी पापा की ग्रेव उनके होम टाउन में बनाना चाहता है। तो यूबा रियो को बताती है कि वो जैन और आयामे को जानती है क्योंकि वो दोनों उसके बेटा और बहू थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि रियो उसका पोता और वो रियो की दादी है। तो ये सब सुनने के बाद रियो तो सन बना जाता है। फिर यूबा उसे बताती है कि इस विलेज में ऑलरेडी जैन और आयामे की ग्रेव बनी है। जिसके बाद रियो अपने पेरेंट्स की ग्रेव पर आता है और उन्हें रिस्पेक्ट शो करता है। जिसके बाद यूबा बताती है तुम्हारे पेरेंट्स किसी रीजन की वजह से यहाँ से गए थे और कभी वापस नहीं आ सकते थे। तो जिन लोगों को उनके जाने का रियल रीजन पता था उनके लिए मैंने ये ग्रेव बनाई। तो रियो उनसे उस रीजन के बारे में पूछता है पर यूबा रियो को अभी वो रीजन बताने से मना कर देती है और जब सही टाइम आएगा तब रीजन वो सामने से खुद पता उसे चल जाएगा। तो तब तक वो रियो को विलेज में ही उनके साथ रहने को बोलती है क्योंकि यूबा की फैमिली में सभी मारे गए हैं और रूरी बस बच्ची है जो जैन के बड़े भाई की बेटी है। मतलब वो रियो की बड़ी बहन हुई क्योंकि वो रियो से 1 साल बड़ी है। रियो कुछ टाइम और अपने मरे हुए पेरेंट्स से बात करना चाहता था। तो युवा वहां से जाते जाते बोलती है मैं अभी तुम्हारी रियल आइडेंटिटी किसी को नहीं बताने वाली, पर उसे जल्दी घर आने को बोलती है। जिसके बाद सीन दूसरे दिन की सुबह पर आता है जहां रियो रूरी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है क्योंकि रूरी को रियो के साथ रहने की आदत नहीं हुई है। फिर रियो खाना बनाने में हेल्प करता है पर और भी लोग खाने आ रहे हैं और मिसो सूप बनाने के लिए गर्म पानी कम पड़ रहा है। तो रियो स्पिरिट आर्ट मैजिक का यूज करके गर्म पानी बनाता है।
जिसको देख दोनों हैरान हो जाती हैं। तो रियो उन्हें भी ये स्किल सिखाने को बोलता है और आज खाने पर सायो और उसका बड़ा भाई शिन आए हैं। फिर वो दोनों रियो के बने हाथ का खाना खाते हैं जो सायो और शिन को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और इसी वजह से शिन सुबह सुबह ही बहुत सारा खाना खा लेता है। पर तभी युवा शिन से रियो को डोला के पास ले जाने को बोलती है क्योंकि डोला एक हंटर है जिसे एक बंदे की जरूरत है और रियो को भी हंटिंग करना आता है। पर शिन को लग रहा था रियो तो बहुत नल्ला और वीक होगा, तो युवा उसे बताती है गांव के सबसे कमजोर बालक, वो बहुत सारी कंट्रीज ट्रैवल करके आया है और उसे स्पिरिट आर्ट भी बहुत अच्छे से आती है। अब बताओ वो अभी भी वीक है या नहीं। तो ये सुन के शिन रियो को हंटिंग में चलने को बोलता है, वो भी बहुत रूड वे में। तो शायो अपनी बहन की तरफ से रियो से माफी मांगती है और रियो के जाने के बाद रूरी शायो को छेड़ने लगती है। क्यों, रियो को बड़ी इज्जत देने का शौक आ रहा है तुम्हें। तो सायो शर्माते हुए बोलती है, अरे सर रियो मुझे थोड़े नोबल टाइप के लगते हैं और कुछ नहीं। फिर सीन रियो पर आता है जो अपनी स्किल की हेल्प से बहुत ही सारे एनिमल को हंट करता है, जिसको देख के हंटर डोला भी रियो की तारीफ करते हैं। पर सीन रियो से जल रहा है क्योंकि उसने एक भी एनिमल को अभी तक हंट नहीं किया क्योंकि वो नल्ला है। तो रियो से चीयर अप करने का ट्राई करता है पर वो भी काम नहीं आता। लेकिन डोला सिन के साइड से उसे सॉरी बोलता है और रोज हंटिंग करने में रियो को इनवाइट करता है। पर इतना काम करने की वजह से रियो भैया डर्टी हो चुके हैं, तो वो अपने स्पिरिट मैजिक से घर के पीछे बाथ हाउस बनाते हैं और अंदर जाके अच्छे स्मेल वाले सोप से नहू नहू करते हैं और घर के पीछे एकदम से बाथ हाउस बनना देख रूरी और सायो हैरान है। पर बाथ लेने के बाद से रियो से अच्छी स्मेल आ रही है, तो रूरी और सायो से डॉगी की तरह स्मेल कर रहे हैं। तो रियो भी उन्हें बाथ लेने की एडवाइस देता है। पर तभी वहां से अपने कुछ नल्ले दोस्तों के साथ सायो को घर ले जाने आया है। पर जब रूरी और सायो उसे बाथ हाउस और गुड स्मेल सोप के बारे में बताते हैं तो सीन दोनों को बोलता है, ये अननोन बंदा तुम्हें इम्प्रेस करना चाहता है और कुछ नहीं, और तुम हो भी रही हो। छी। तो रूरी कहती है, वैसे तू विलेज में सबसे कमजोर है। पर रियो अंदर से बहुत तगड़ा है और सायो भी रियो की बेइज्जती होने से सिन से गुस्सा हो जाती है। फिर ऐसे ही कुछ टाइम बीतता है जहां रियो विलेज में सबकी हेल्प करता है। फिर क्रॉप हार्वेस्ट हो जाते हैं और बहुत जल्द टैक्स एग्जामिनर हार्वेस्ट क्रॉप चेक करने आने वाला है। पर युवा रियो से रिक्वेस्ट करती है कि जब गॉड को क्रॉप देने और विलेज में स्टॉक करने के बाद जो क्रॉप किंगडम पर बेचने जाने वाली है उन्हें इस बार रियो को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए रियो भी मान जाता है। फिर सीन शिन पर आता है जहां दूसरे विलेज के हेड का बेटा गॉन से उसकी लड़ाई हो गई है क्योंकि गॉन बाथ हाउस में तब चला गया तब रूरी और सायो बात ले रही थी और गोन अपने गुड्स रॉयल कैपिटल में सेल करने जा रहा था। पर उसकी कार्ट टूट गई तो युवा ने उसे अपने विलेज में रुकने की परमिशन दे दी तब तक जब तक उसकी कार्ट रिपेयर नहीं हो जाती। पर अभी भी गॉन रूरी और सायो को डाटा ट्रांसफर करने की नजरों से देख रहा है क्योंकि रूरी युवा की पोती है और इस विलेज में उससे शादी करने के लायक कोई भी लड़का नहीं है। तो फ्यूचर में पक्का रूरी की शादी गॉन से ही होगी। तो उसने रूरी को बाथ हाउस में देख भी लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। पर इतनी बकवास सुनने की वजह से शिन गॉन पर अटैक कर देता है। पर गॉन भैया बड़े आराम से सिन को गले से पकड़ लेते हैं उन्हें मारने के लिए। लेकिन सही टाइम पर युवा सिन को आके बचाती है और पूरी सिचुएशन सुनने के बाद गॉन से सिन के बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। पर गॉन ने भी गलती की थी तो युवा गॉन को उसके चमचों को विलेज के कॉर्नर पर आज रात रुकने को और हट से बाहर ना निकलने से मना करती है। पर जाते जाते गॉन और रियो का फेस ऑफ होता है जहां गॉन भैया होशियारी मारने के चक्कर में अपने पैर पर ही चोट पहुंचवा लेते हैं, वो भी रियो से। जिसके बाद सीन सिन पर आता है जो युवा से कुछ टाइम सायो और रूरी को साथ रहने को बोलता है क्योंकि सिन तो नल्ला कमजोर है तो वो सायो को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता और सायो रूरी के साथ युवा के घर पर सेफ रहेगी। रात पर रियो सायो और रूरी को एक प्रोटेक्शन स्टोन अपने कमरे के कॉर्नर पर रखने को बोलता है। फिर सीन गॉन और उसके चमचे पर आता है जो रूरी के साथ कुछ करने का प्लान कर रहे थे। जिसके बाद दूसरे दिन टैक्स एग्जामिनर हयाटे आके अपने सभी काम देखता है और युवा के घर पर ही खाना खाता है और हम रियो को देखते हैं जो डेली अपनी शॉर्ट ट्रेनिंग करना नहीं छोड़ता। तब रूरी और सायो रियो से मार्शल आर्ट और स्वॉर्डमैनशिप सीखने का रीजन उससे पूछते हैं। तो रियो ने अपनी कटवाने वाली वन साइडेड स्टोरी बताता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता था और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मैं ये सब सीख रहा हूँ, पर उस लड़की ने मेरा काट दिया और मुझे अब नहीं पता वो कहाँ है। तो रूरी कहती है अगर तुम्हारा प्यार सच्चा होगा
और वो अभी भी जिंदा होगी तो कभी ना कभी वो तुम्हें मिल ही जाएगी, पर मैं तो ये सोच रहा हूँ। ये सब सुन के सायो पर क्या बीत रही होगी। जिसके बाद सीन रूरी और सायो पर आता है, जिनके सोते टाइम गॉन अपने चमचों के साथ रूरी के साथ डाटा ट्रांसफर करने आया है, और अगर सायो चिल्ला के सभी को बुलाएगी तो गॉन दोनों को पंच मारेगा, निर्लज्ज मानुस कहीं का। पर रियो गॉन के चमचों को मारता है, और जब वो गॉन और रूरी को देखता है तो उसे अपने मम्मी के कातिल की याद आ जाती है, जिससे वो अपने ऊपर से कंट्रोल खो देता है और गॉन को मारते मारते बाहर लाता है, जहां गॉन रियो से अपने आप को बचाने की भीख मांग रहा था। पर रियो नहीं रुकता और उल्टा मार मार के उसका भरता बना देता है। पर सही टाइम पर हयाटे रियो को रोक के गॉन को बचा लेता है, और रियो के इस रूप को देख के सायो, रूरी और युबा तीनों की फट जाती है। जिसके बाद हयाटे गॉन को हील करके उन्हें कैपिटल के जेल में डालने के प्रोसीजर आगे बढ़ाता है, क्योंकि यहाँ गॉन की ही गलती थी। जिसके बाद सीन रियो पर आता है, जो अपने आप से गुस्सा था कि वो धीरे धीरे हारूटो की तरह बनता जा रहा है, बिल्कुल नल्ला, और अपनी माँ के कातिल से बदला लेने के मिशन को भूलता जा रहा है। फिर सुबह हो जाती है, जहां रियो कल रात अपने एक्शन के लिए सभी से 2 बार माफी मांगता है, पर रियो पर कोई भी गुस्सा नहीं होता, क्योंकि रियो ने जो किया वो बिल्कुल सही था और यही करना उस सिचुएशन में एक राइट ऑप्शन था। फिर दूसरे दिन गॉन और उसके चमचों के लगे हुए थे और उन्हें रॉयल कैपिटल के प्रिजन कैंप पर ले जाया जाने वाला है, और रियो लोग क्रॉप चाल करने कैपिटल ही जाने वाले हैं। और इतना सब करने के लिए युवा हयाटे को थैंक यू बोलती है, पर एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते ये उसका काम था। पर युवा हयाटे को एक बहुत इंपॉर्टेंट लेटर खुद अपने पापा गोकी को खुद डिलीवर करने को बोलती है। इस बात के लिए हयाटे भी मान जाता है, पर वो युवा को बताता है कि जब तक उसका टैक्स एग्जामिनर का काम खत्म नहीं हो जाता वो कैपिटल नहीं जा सकता। पर वो युवा का ये काम जरूर करेगा। पर थोड़े आगे जाने के बाद रियो और हयाटे का ग्रुप अपने अपने रास्ते चल पड़ता है। जिसके बाद रियो लोगों का ग्रुप क्रॉप लेके 7 दिन बाद कारासुकी किंगडम के रॉयल कैपिटल में आता है, जहां डोला सभी को अपने इन से ज्यादा दूर जाने से मना करता है, क्योंकि सभी लोग यहाँ नए हैं तो कोई भी अकेले जाने से गुम सकता है। पर वो खुद सिन और रियो को लेके प्रिजन कैंप पे गोन और उसके चमचों को जमा करवाने आया है। पर अभी भी सिन को उन लोगों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जिसके बाद डोला सिन का मूड सही करने के लिए उनके साथ रेस्टोरेंट में कामुटान खाने आया है, और सिन और डोला इस डिश की बहुत ज्यादा तारीफ के पुल बांध देते हैं, और रियो को भी ये डिश खाने पर बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। और बाहर निकलने के बाद सिन रियो को सायो को बचाने के लिए थैंक यू बोलता है, और सायो को काबूटान खिलाने को बोलता है, क्योंकि अभी भी सायो सिन से गुस्सा है तो वो उसे काबूटान नहीं खिला सकता, और उसने कभी काबूटान टेस्ट नहीं किया है तो वो घर में भी उसके लिए काबूटान नहीं बना सकती। जिसके बाद रियो और सायो मार्केट आते हैं, और जहां रियो उसे बताता है कि शिन कितना अच्छा भाई है। पर तभी उन दोनों को एक शॉपकीपर कुछ आइटम अपनी शॉप से खरीदने के लिए उन्हें निब्बा निब्बी बोलती है, जिसे सुन के सायो पानी पानी हो जाती है, और शॉपकीपर सायो को एज अ निब्बी होने के नाते अपने निब्बे से गिफ्ट लेने को फोर्स करती है। फिर उस शॉपकीपर की बातों में आकर रियो सायो के लिए बहुत ही प्यारी हेयर पिन लेता है, वो भी 2 सिल्वर कॉइन में, क्योंकि लड़कियों को गिफ्ट देते टाइम पैसे नहीं देखे जाते। सभी लोग ये बात जल्दी से नोट कर लो, क्या भरोसा अगले जन्म तुम्हारे काम आ जाए, क्योंकि इस जन्म सीधा तुम लोगों की शादी ही होगी, क्योंकि इस जन्म पर अपनी पसंदीदा लड़की से शादी होना तो नामुमकिन है। और जाते जाते शॉपकीपर सायो को रियो को साम दाम दंड भेंट से अपना बनाने को कहती है, क्योंकि रियो जैसे लड़के के पीछे बहुत ही ज्यादा लड़कियां पड़ी रहती हैं। फिर आगे आने के बाद रियो कोमोको नाम की लड़की को किडनैप होने से बचाता है, जो उसकी लेडी गार्ड करने में नाकाम हो गई थी। पर जब कोमोको के गार्ड वहां आते हैं तो रियो ज्यादा टेंशन अपने ऊपर ना आने के वजह से जल्दी से वहां से चला जाता है। जिसके बाद शिन गोकी पर आता है, जो कोमोको के पापा और हयाटे के पापा हैं, और हयाटे गोकी को युबा का इंपॉर्टेंट लेटर देता है, जिसको पढ़ के वो तुरंत रियो से मिलने के लिए पागल हो जाता है, और हयाटे को रियो से मीटिंग सेट करने को बोलता है, क्योंकि वो रियो को जानता जो है। जिसके बाद सीन रियो और सायो पर आता है, जो वापस सभी के पास आते हैं, जहां सायो काबूटान खिलाने के लिए अपने बड़े भाई को थैंक यू बोलती है। पर एकदम से सायो के पास हेयर पिन देख सब उसे चिढ़ाने लगते हैं, और ये देख के रियो पतली गली से निकल लेता है। पर तभी उससे मिलने गोकी अपने फैमिली के साथ आता है। फिर वो लोग प्राइवेट रूम पर बात करते हैं और बताते हैं वो कारासुकी आयामे के पर्सनल अटेंडेंट थे जब वो यहाँ थी, और ये सुन के रियो की 4 हो जाती है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि उसकी मम्मी इस किंगडम की रॉयल फैमिली से आती है। जिसके बाद गोकी रियो को 20 साल पहले के दिनों की बात बताता है उसके पापा जैन के बारे में, कि जब काराजुकी के नेबरिंग किंगडम
रोक्यूरन के साथ वॉर चल रही थी, तब जैन जिसके पास स्पिरिट आर्ट और मार्शल आर्ट का बचपन से गिफ्ट था, उसने अपनी ताकत से एक वॉरियर नोबल का टाइटल हासिल किया और गोकी को भी एक डुअल पर हरा के प्रिंसेस का पर्सनल बॉडीगार्ड बन गया और धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। पर जब दोनों किंगडम का वॉर खत्म होके एक ट्रूस कायम करने का दिन आया, तब दूसरे किंगडम के प्रिंस को आयामे पसंद आ गई, तो उसने उन्हें डाटा ट्रांसफर करने के लिए अपने सर्वेंट की हेल्प से किडनैप करने की कोशिश की। पर जैन ने आयामे को बचा के सर्वेंट को मरने पर मजबूर कर दिया, जिसका मतलब ये था कि जैन को दूसरे किंगडम वाले मारने और प्रिंसेस से पॉलिटिकल मैरिज करने के लिए फोर्स करते। तो काराजुकी के किंग ने आयामे और जैन को अपने किंगडम से दूर भेज दिया जहां वो जिंदा रह सकते थे, और तब से उन्हें उन दोनों की कोई न्यूज नहीं मिली और आज जाके उनका बेटा उनके सामने आया है। पर गोकी रियो को किंग और क्वीन से मिलने की रिक्वेस्ट करता है, जिसके बाद रियो उन दोनों से मिलने आता है जहां क्वीन उसे अपनी माँ की तरह दिख रही थी और रियो ने बताता है कि जैन और आयामे मर चुके हैं। जैन तब मरे जब रियो बहुत ही ज्यादा छोटा था और आयामे तब जब वो 5 साल का था। पर आयामे ने कभी रियो को पापा की कमी महसूस होने नहीं दी। वो लोग गरीब थे पर हर दिन खुशी से भरा होता था। पर किसी ने एक दिन रियो के सामने ही आयामे को मार दिया और उन्हें मारने वाला लूसियस था, जो जैन के साथ एक ही एडवेंचर टीम पर काम करता था और जैन के जाने के बाद उसने रियो और आयामे की बहुत भी ज्यादा मदद की थी। पर जब एक दिन आयामे बाहर गई थी, तब लूसियस घर आया और रियो को किसी तरह का पोर्शन पिलाने लगा और आयामे के घर आने के बाद उसने रियो की आंखों के सामने ही आयामे को मार दिया। सो सैड। और ये सब सुन के सभी लोग बहुत ही ज्यादा सैड हो जाते हैं। जिसके बाद रियो अनाथ बन गया था। जब वो सब 7 साल का था, तब उसे एक रॉयल की जान बचाने की वजह से रिवॉर्ड में अकेडमी में पढ़ने का मौका मिला, जहां उसे थोड़ी प्रॉब्लम तो हुई पर अच्छे दोस्त की वजह से वो टाइम भी अच्छे से गया और मम्मी के साथ प्रॉमिस की वजह से रियो यागुमो रीजन आने के सफर पर निकल गया। तो ये सुन के किंग और क्वीन को लगता है रियो उनसे नफरत करने लगा होगा, पर रियो उनसे कहता है मेरी मम्मी पापा जैन से शादी करके बहुत ही ज्यादा खुश थी और अपने मम्मी पापा से नफरत नहीं करती थी। तो रियो को भी अपने दादा दादी से किसी तरह की नफरत और उन पर गुस्सा नहीं था। जिसके बाद किंग रियो से पूछता है क्या वो लूसियस को मार के आयामे का बदला लेना चाहता है। पर रियो बचपन से ही बदला लेना चाहता था, पर टाइम के साथ उसे समझ आया बदला लेने से कुछ नहीं मिलता, सिर्फ हर चीज बुरी होती है। पर वो किसी भी हालत में लूसियस को मार के ही रहेगा। तो किंग को समझ आ जाता है रियो को बदला लेने से रोका नहीं जा सकता और किसी को यकीन तो नहीं होगा, पर लूसियस ने ही जैन को धोखे से मारा होगा, जिसका मतलब यह है कि लूसियस काफी स्ट्रांग है। तो किंग रियो को गोकी से कुछ टाइम ट्रेनिंग करके लूसियस को मारने जितना स्ट्रांग होने को बोलता है, क्योंकि गोकी किंगडम का सबसे स्ट्रांग बंदा है। पर गोकी के घर आने के बाद उसे पता चलता है कोमो को किडनैप होने से बचाने वाला रियो ही है। फिर उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है, जहां गोकी को समझ आ जाता है रियो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, बस उसके पास एक्सपीरियंस की कमी है। और इतनी अच्छी फाइट की वजह से गोकी मोटिवेट हो जाता है और अपने स्पेशल स्वॉर्ड स्किल एयर स्ट्राइक से रियो पर अटैक करता है। पर रियो बहुत ही आसानी से अपने वाटर स्पिरिट मैजिक यूज करके गोकी को हरा के जीत जाता है, जिसे देख सभी हैरान हैं, क्योंकि गोकी को इस किंगडम पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल माना जाता है। पर बेल्ट्रम जाने से पहले ये एक्सपीरियंस मिलना भी रोकी के लिए बहुत ही अच्छा था। जिसके बाद रियो अपनी रियल आइडेंटिटी अपनी कजिन बहन रूरी को बताने की किंग और क्वीन से परमिशन मांगता है, जो उसे बड़ी आसानी से मिल भी जाती है। फिर जब रियो का ग्रुप वापस विलेज जाने लगता है, तो रियो अपने पेरेंट्स के यहाँ वाली ग्रेव पर आता है और उनसे बातें करता है और बताता है कि उसे अपने बहुत ही करीबी लोगों और अपनी मम्मी का बदला लेने के लिए लूसियस को मार के अपने हाथ गंदे करने ही पड़ेंगे और इस काम के लिए वो किसी भी तरह से अपने आप को बदलने नहीं देगा। उसी दिन रात को जब रियो विलेज पहुंचता है, वो रूरी को बताता है कि वो कौन है। जब रूरी को पता चलता है रियो उसका कजिन है, तो वो हैरान रह जाती है। क्लियरली उसके लिए ये बात डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल था, तो वो इस बात को मजाक में लेती है। तो युबा समझाती है कि ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन रियो रॉयल फैमिली से भी आता है। उसके फादर जैन ने वॉर के टाइम पर काफी बड़ा काम किया था, इसलिए उन्हें वॉरियर नोबल का टाइटल मिला था। और ये स्टोरी विलेज के सभी बुढ़े लोग जानते हैं। रूरी थोड़ी एम्बेरस फील करती है और रियो से अपोलोजाइज करती है, झुक के बाव भी करती है। तो रियो को ये सब फॉर्मेलिटीज पसंद नहीं आती। वो कहता है रिलैक्स करो, ऐसा मत करो। तो रूरी बोलती है लेकिन तुम तो रॉयल्टी हो। तो रियो कहता है मेरी माँ रॉयल थी, मैं नहीं हूँ। फिर वो रूरी से बोलता है कि उसे वैसे ही ट्रीट करो जैसे पहले करती आ रही हो। रूरी पूछती है क्या मैं तुम्हें रियो बुला सकती हूँ। रियो कहता है ऑफ कोर्स, मुझे भी हमारे कनेक्शन कंटिन्यू करना है जैसे हम पहले थे। रूरी फिर बोलती है हम कजिन है तो मिस रूरी बोलना थोड़ा
ऑकवर्ड लगता है। तो रियो एग्री करता है और अब से वो उसे सिर्फ रूरी बोलेगा। फिर रियो बोलता है कि वो शायद अगले साल तक ये विलेज छोड़ देगा। युवा बोलती है सब उसे मिस करेंगे, लेकिन अगर जाना जरूरी है तो क्या ही कर सकते हैं। फिर युवा पूछती है क्या तुम वापस अपनी जन्मभूमि जा रहे हो। रियो कहता है हाँ, लेकिन एक जगह और भी है जहाँ मैं रुकना चाहता हूँ। रूरी पूछती है क्या तुम फिर कभी ये विलेज वापस आओगे। तो रियो कहता है अगर परमिशन मिले तो जरूर। तो रूरी कहती है कैसी बात कर रहे हो तुम तो यहाँ के ही हो। युवा भी कहती है ये तुम्हारा ही घर है, जब मर्जी हो तब आओ। रूरी सोचती है कि रियो ने बोला है किसी और जगह रुकने का प्लान है उसका, तो शायद कोई वहां उसका इंतजार कर रहा है। तो रियो बताता है खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन एक लड़की मुझे अपना बड़ा भाई मानती है। फिर रियो, रूरी और सायो मिलते हैं उनके यूजुअल स्पॉट में। रियो रूरी को उसकी फ्रेंडली टोन में एड्रेस कर जैसा उन्होंने डिसाइड किया था। रियो बोलता है कि अभी तक सबसे मैंने प्रॉपरली हाय नहीं बोला है। रूरी कहती है ठीक है, लेकिन नोटिस करती है कि सायो और दूसरी लड़कियों के चेहरे पे अजीब एक्सप्रेशन है। सायो बताती है कि बाकी लड़कियों को रियो का रूरी से ऐसा कैजुअली बात करना थोड़ा अजीब लग रहा है। तो रूरी सबको हैंडल करती है और कहती है कि वो दोनों एक ही घर में रहते हैं, तो इसलिए उन्होंने फॉर्मेलिटी से बात करना छोड़ दिया है। बाकी लड़कियां थोड़ा जेलस फील करती और बोलती हैं कि हम भी ऐसा चाहते हैं। रियो विलेज के काम में बिजी रहता है और काफी एंजॉय कर रहा होता है। पर एक दिन वो लोग खेतों में राइस प्लांट कर रहे होते हैं जैसा उन्हें रियो ने बताया था। पर तभी वहां डोला बोल पड़ता है रूरी तो इतनी हार्ड वर्किंग है तो वो पक्का एक अच्छी दुल्हन बनेगी। रियो हंसता और कहता है मुझे भी यही लगता है। ये सब सुन के थोड़ा रूरी एम्बैरस हो जाती है। फिर रियो मिस सायो से कहता है मैं मदद कर सकता हूँ आपकी, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और प्लांटिंग में बिजी हो जाती है। रियो कहता है सब याद रखना, मैं चाहता हूँ कि मैंने जो सिखाया है, क्योंकि मेरे जाने के बाद तुमको ही सब लोगों को ये काम सुपरवाइज करना है। सायो उसे सुनकर हैरान हो जाती है क्या तुम सच में जा रहे हो। तो रियो कहता है हाँ, अभी किसी और को तो नहीं बताया, लेकिन हार्वेस्ट फेस्टिवल के बाद मैं चला जाऊंगा। फिर सायो पूछती है क्या पास में रहोगे, वापस आते रहोगे। तो रियो कहता है नहीं, मैं पूरा देश ट्रैवल करने का प्लान कर रहा हूँ, तो फिर से इस देश में आने में मुझे काफी वक्त लग सकता है। तो ये सुन के सायो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती और एक्सक्यूज बनाती है कि उसकी आंखों में मिट्टी चली गई है। तो रियो छोटा सा वाटर स्प्रेट स्पेल करता है ताकि सायो का फेस वॉश कर सके। फिर सायो घर जाके रोती है तब तक जब तक उसका भाई शिन आके उसे रोते हुए नहीं देख लेता और पूछता है क्या हुआ। सायो बोलती है सब ठीक है और डिनर बनाने जाती है, जबकि डिनर का टाइम भी नहीं हुआ था। शिन गैस कर लेता है कि रियो नहीं कुछ बोला होगा, तो वो गुस्से में उसे मारने निकल पड़ता है। तो सायो से बताती है कि रियो फेस्टिवल के बाद ये देश छोड़ के जा रहा है, जिसके बाद शिन युबा के घर जाता है और रियो को देख के झुक के बोलता है प्लीज मत जाओ, मुझे पता है मैं सेल्फिश हूँ, लेकिन प्लीज यहाँ ही रुको। तभी सायो आके शिन के साइड से अपोलोजाइज करते और दोनों भाई बहन वहां से वापस चले जाते हैं। आखिर फेस्टिवल का दिन आता है, सब लोग खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं। युबा गोकी की फैमिली को इन्वाइट करती है। गोकी एक चैलेंज अनाउंस करता है जिसमें हिम्मत है मेरा मुकाबला करो, रैंक और साइज मैटर नहीं करते, जो मुझे लड़ सकता है वो मेरे सामने आए। सब लोग डोला को स्टेज पर पुश करते हैं गोकी के अगेंस्ट और गोकी फाइट में जीत जाता है, वो भी बहुत आसानी से। और रियो भैया सबको काबूटान खिलाते हैं। रोरी कोमो को बुलाती है काबूटान खाने के लिए। रियो लेडी कोयोका का शुक्रिया अदा करता है यहाँ आने के लिए, तो वो बोलती है कि युबा ने हम सभी को इनवाइट किया था तो हमारा आना तो बनता था। तब सायो रियो को एक मूवमेंट के लिए साइड ले जाती है। तब वहाँ रियो की हेयर पेन को देखकर कहता है तुम अभी भी इससे यूज कर रही हो। फिर सायो मेन बात पे आती है, उसे थोड़ा अजीब तो लगता है लेकिन उसे कहना ही पड़ता है। वो कहती है मुझे तुमसे प्यार हो गया है रियो। रियो थोड़ा गिल्टी फील करता है और कहता है सॉरी मैं तुम्हारी फीलिंग का जवाब नहीं दे सकता। सायो पूछती है क्या इसलिए क्योंकि तुम विलेज छोड़ के जा रहे हो। रियो कहता है हाँ, लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है। सायो फिर कहती है तुम मुझे अपने साथ ले चलो। रियो कहता है नहीं हो सकता ये काम। सायो बोलती है मैं हार्डवर्क करती हूँ तो मैं स्लो डाउन नहीं करूंगी। लास्ट 6 मंथ से मैं बॉडी ट्रेनिंग कर रही हूँ, स्पिरिट आर्ट की प्रैक्टिस कर रही हूँ, एक बार मुझे मौका तो दे के देखो, मैं सब कुछ करूंगी और तुम्हारे रास्ते पर कभी रुकावट भी नहीं बनूंगी। रियो फिर इंसिस्ट करता है ये बात नहीं है, मैं सिर्फ सॉरी हूँ। सायो की आंखों से पानी बहने लगता है लेकिन वो कहती है ठीक है, चाहे तुम मुझे कभी ना देखो, कुछ भी मेरे लिए ना करो, पर मुझे बस तुम्हारे साथ रहने दो। लेकिन रियो सायो को ना बोल के वहां से निकल जाता है। जाते वक्त वो देखता है कि शिन देख रहा है तो वो शिन से सायो को ना बोलने के लिए सॉरी बोलता है। जिसके बाद अगली सुबह रियो विलेज छोड़ने के लिए रेडी होता है। युबा और रूरी को थैंक यू बोलता है। युबा कहती है इतनी सुबह क्यों निकल रही हो। रियो कहता है मैंने सबसे कल बाय बोल दिया है और मेरी जर्नी बहुत ज्यादा लंबी है। रूरी बोलती है तुम कभी भी यहाँ वापस आ सकते हो और रियो निकल जाता है। सब लोग उसे अच्छा सफर विश करते हैं। विलेज के गेट में सायो रियो का इंतजार कर रही होती
होती है क्योंकि जब कल सायो रिजेक्ट होने के बाद फूट फूट के रो रही थी तब गोकी ने सायो से कहा था अगर तुम सच में रियो से प्यार करती हो तो तुम खुशी खुशी उसे जाने दोगी और इतने काबिल बनोगी कि वो तुम्हें फिर से ना बोल पाए। प्रेजेंट में रियो भी ये देख खुश है कि रिजेक्शन के बाद सायो बिल्कुल ठीक है। फिर सायो रियो को अच्छे से बाय बोल के विदा करती है और कुछ टाइम बाद रियो डेमी ह्यूमन रीजन आ जाता है जहां लातिफा भाग के उससे चिपक के टाइट हग कर देती है और कहती है वेलकम बैक भैया, और रियो भी कहता है मैं वापस आ गया बहना। फिर रियो एल्डर को बताता है कि उसका यागुमो जाने का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा और उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता है। रियो लातिफा को कहता है उसकी दादी और कजनों से मिलना चाहते हैं। जब उन्होंने सुना कि उसकी एक छोटी बहन है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। तो लातिफा कहती है मुझे भी उनसे मिलने का मन कर रहा है भैया, मुझे जल्दी ले चलो। एल्डर सियोरा पूछता है कितने दिन रुकने वाली हो तुम इस बार। रियो कहता है मैक्सिमम कुछ महीने। वो लातिफा से प्रॉमिस करता है कि नेक्स्ट टाइम जल्दी वापस आऊंगा। एल्डर अर्सिला पूछती है क्या चीज कम पड़ रही है तुम्हारी जनरी पर। रियो कहता है सप्लाई तो काफी है लेकिन एक थॉट आया मेरे दिमाग में, मैं एक ऐसा घर बनाना चाहता हूँ जो स्पेस टाइम स्टोरेज में स्टोर हो जाए और जब मर्जी हो मैं उसे कहीं पर भी निकाल कर एक घर बना पाऊं। और ये आइडिया डोमिनिक को इंटरेस्टिंग लगता है। अर्सिला कहती है फाउंडेशन के बिना जो घर खड़ा हो सके वो चाहिए होगा। डोमिनिक बोलता है स्पिरिट आर्ट से ग्राउंड रेडी करना पड़ेगा हर जगह से। लॉरा कहता है जब उसे ऐसा घर मिल जाएगा तो वो कभी वापस यहाँ नहीं आएगा। तो अर्सिला कहती है हाउस डोमिनिक को ये काम दे दो, तब तक रियो तुम सब टाइम लातिफा और सभी के साथ बिताओ। डिस्कशन के बाद रियो लेडीज से मिलने आता है। सारा पूछती है एल्डर से अच्छी बात रही। रियो कहता है हाँ रिलीफ मिला सबको अच्छे से देखकर। सारा बोलती है एल्डर शौक होंगे तो मैं इतना बड़ा देख के। रियो हंसता है बिल्कुल 2 साल हो गए हैं तो मैं थोड़ा बहुत बड़ा तो हो ही गया हूँ। ओरस बोलती है रियो इतना मैच्योर हो गया है कि आल्मा और सारा भी शर्माने लगी हैं। दोनों डिनाई करते हैं कि वो शर्मा नहीं रही। रियो दोनों से कहता है तुम दोनों फुल ग्रोन लेडीज बन चुकी हो और बहुत खूबसूरत लग रही हो पिछली बार से भी ज्यादा। फिर वो ओरिया से कहता है तुम और भी खूबसूरत हो गई हो और तुम्हारा काल्म ऑरा और भी ज्यादा गहरा हो गया है। तब लातिफा पूछते हैं क्या तुम हमारे साथ नहाना पसंद करोगे और सब लेडीज चिल्लाती हैं ऑफ कोर्स नहीं, वो एक लड़का है तो हमारे साथ कैसे नहा सकता है। पर अंदर ही अंदर ये सुन के वो बहुत खुश हो रही थी। दूसरी सुबह रियो अपने बेड से उठता है और देखता है उसके बगल में एक लड़की लेटी है। तो रियो तुरंत चिल्लाता है इतनी जोर से कि सब लेडीज रूम में दौड़ के आ जाती है और पूछती है मास्टर रियो क्या हुआ। सब शॉक हो जाते हैं सामने का सीन देख के और रियो कंफ्यूज एक्सप्रेशन में कहता है मैं खुद नहीं समझ पा रहा ये सब क्या हो रहा है। लेडीज उससे पूछती है ये कौन है। रियो बार बार कहता है ये एक गलत फहमी है, मैं कुछ नहीं जानता इस लड़की के बारे में। तब वो लड़की और ज्यादा पास आके रियो के साथ चिपक जाती है और ये देख के सभी और भी ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं इस लड़की को जानने के लिए। मिस सारा थोड़ा सार्काज्म में कहती है हाँ बस ये एक गलत फहमी है, मास्टर रियो एक लड़की के साथ सो रहे हैं बस यही है और हम सब ने कुछ ऐसा देख लिया है जो हमें नहीं देखना चाहिए था, सॉरी मास्टर रियो। लेकिन तभी लातिफा डायरेक्टली पूछती है ये कौन है। रियो उस लड़की को उठाता और पूछता है तुम कौन हो बहन। लड़की आंखें खोलती और कहती है मैं एक स्पिरिट हूँ, वही स्पिरिट जिसका हारूटो के साथ बॉन्ड बना था। वो सबको एक्सप्लेन करती है कि वो कौन है। रियो को ये सुन के याद आता है लेडी ड्रास ने उसे बाउंडेड स्पिरिट के बारे में बताया था। रियो पूछता है हम दोनों के बीच बॉन्ड कैसे बना और कब बना, पर उस स्पिरिट को खुद नहीं पता था इस सब के बारे में। रियो कहता है बचपन में तुमने मुझे स्पिरिट आर्ट सिखाया था याद है क्या, पर उसे तब भी कुछ याद नहीं आता। तो रियो फिर पूछता है तुम अभी अचानक क्यों आई। स्पिरिट कहती है ये बात भी मुझे नहीं पता। रियो सोचता है कि क्या यही होता है जब बाउंडेड स्पिरिट फर्स्ट टाइम अपीयर होती है। मैं सारा कहती है हमारी स्पिरिट तो ह्यूमन फॉर्म में नहीं होते तो हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। जिसके बाद रियो स्पिरिट से उसका नाम पूछता है। स्पिरिट कहती है मुझे नहीं पता पर मुझे एक नाम चाहिए क्योंकि मैं हारूटो के साथ हूँ। रियो बोलता है मैं नाम क्यों दूं। तो वो कहती है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ही इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हूँ। तब ओरिया नोटिस करती है वो रियो को हारूटो बोल रही है। तो रियो कहता है मैं बाद में इस बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। स्पिरिट रियो से माइंड टॉक में कहती है कि उसे उसके बारे में सब कुछ पता है A to Z। रियो पूछता है तुम आमाकावा हारूटो के बारे में भी सब जानती हो। स्पिरिट सरप्राइज होके कहती है तो तुम वो वाले हारूटो हो। रियो कहता है लगता है तुम्हें सब याद है। स्पिरिट कहती है टेंशन मत लो मैं किसी को नहीं बताऊंगी तुम्हारी रियल आइडेंटिटी के बारे में। और रियो से पूछती है क्या मैं तुम्हें सिर्फ रियो बुलाऊं। रियो स्माइल करता है और बोलता है तुम्हें जो बोलना हो तुम वो बुलाओ। वो स्पिरिट रियो को जल्दी से उसका कोई नाम रखने को बोलती है तो सारा सजेस्ट करती है लेडीज ड्रास
और एल्डर से एडवाइस लेते हैं इस बारे में। आल्मा बोलती है लेडिस ड्रास खुद एक ह्यूमन शेप स्पिरिट है, उनसे पूछना ही बेस्ट होगा। रियो स्पिरिट से पूछता है क्या मेरे साथ चलोगी, पर प्रॉब्लम ये होती है कि लड़की ने कुछ पहना ही नहीं होता। तभी वो खड़ी होती है और मैजिक से सुंदर सी ड्रेस में आ जाती है और सभी को बताती है मैंने ड्रेस ऑड और माना से बनाया है। फिर वो ड्रेस चेंज करती है और रियो के मुंह से ऑटोमेटिकली आयशा नाम निकलता है। स्पिरिट को भी ये नाम बहुत ही अच्छा लगता है और वो कहती है कि एंशिएंट लैंग्वेज में इसका नाम होता है गर्म या खूबसूरत बसंत का मौसम। रियो कहता है तुम्हें देख के बसंत याद आता है। आयशा कहती है मुझे भी ये नाम बहुत पसंद आया क्योंकि बसंत मतलब हारू और हारूटो होता है। और लातिफा सबसे पहले आयशा का वेलकम करती और पूछती है मैं तुम्हें बड़ी बहन बोल सकती हूँ क्या। बाकी सब भी उसका स्वागत करते हैं। काउंसिल हॉल में डिसाइड होता है कि एल्डर को बताना चाहिए कि रियो की बाउंडर स्पिरिट अवेकन हो गई है। एल्डर सोचने लगते हैं कि आयशा की मेमोरीज लॉस क्यों है। रियो ने एक्सप्लेन करने ही जा रहा होता है तभी लेडीज ड्रास आती है। वो कहती है कि उन्होंने पावरफुल स्पिरिट फील्ड की बैरियर के अंदर वो आयशा को पहचान लेती है। दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। लेडीज ड्रास कहती है कि पर्सन से स्पिरिट अपनी पुरानी यादें नहीं ले जाती। जब वो एलिवेट होती हैं वो आयशा से पूछती है तुम किस टाइप की स्पिरिट हो। आयशा कहती है मैं हारूटो की बाउंडेड स्पिरिट हूँ। तब क्वेश्चन उठता है ये हारूटो कौन है। तो रियो सभी को एक्सप्लेन करता है वो स्ट्रॉ रीजन में एक वांटेड है इसलिए उसको अपना नाम हारूटो से रियो में चेंज करना पड़ा। जिसके बाद लेडीज ड्रास कहती है चलो आयशा का एलिमेंट आइडेंटिफाई करते हैं। रियो आयशा से पूछता है तुम किस एलिमेंट में बेस्ट हो। आयशा बोलती है मैं सब एलिमेंट यूज कर सकती है और सभी में स्ट्रांग हूँ। तो ये सुन के सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर डिसाइड होता है कि एक इंस्पायरिंग फाइट होगी रियो और आयशा के बीच ताकि समझा जा सके कि रियल पावर उसकी कितनी है। फिर फाइट शुरू हो जाती है। आयशा सुपर फास्ट मूव करती है। रियो नोटिस करता है कि आयशा उसकी टेक्निक कॉपी कर रही है। दोनों हाई लेवल स्पिरिट आज यूज करते हैं और सभी एलिमेंट एक एक करके यूज करते हैं। आल्मा पहचान जाती है कि ये टेक्निक तो वही है जो ब्लैक वेवरेंट को हराने में रियो ने यूज की थी। दोनों इतनी पावर अनलीज करते हैं कि लेडीज ड्रास को फाइट रोकनी पड़ती है वरना पूरा विलेज डेंजर में आ जाता है। लेडीज ड्रास कहती है आयशा तो अपनी असली पावर का एक छोटा सा पार्ट ही यूज कर रही थी, अभी के लिए वो सेफ नहीं है। लेडीज ड्रास डिसाइड करती है कि वो आयशा को स्पिरिट का प्रॉपर ज्ञान देना स्टार्ट करेंगी। एल्डर सिलोरा आयशा को स्पिरिट की तरफ से वेलकम करता है और एक बड़ी सी फीस्ट रखी जाती है आयशा के आने के सेलिब्रेशन के लिए। आयशा को ऑफिशियली वेलकम किया जाता है विलेज में और रियो से पूरा विलेज घुमाता है, सब यूनिक चीजें दिखाता है। फिर एल्डर डोमिनिक आता है और रियो को उसका नया घर दिखाता है जो उसने रियो के लिए बनवाया होता है। घर में काफी कूल फैसिलिटीज होती हैं जैसे स्टोन लाइन, बात और भी बहुत चीजें। एल्डर डोमिनिक रियो से कहता है जब तक तुम स्पिरिट आर्ट का फाउंडेशन बना लो ये घर कहीं भी शिफ्ट हो सकता है अब क्योंकि घर रेडी हो गया है और सब कुछ सेट है। रियो सोचता है कि एल्डर को प्रॉपर गुड बाय कहने का टाइम आ गया है, मतलब अब उसके जाने का टाइम आ गया है। तो लातिफा पूछते हैं भैया आप कब जा रहे हो। रियो बोलता है बेटी परसों। एल्डर डोमिनिक कहता है कि वो बाकी एल्डर को इन्फॉर्म करेगा और सब काउंसिल हॉल में मिलेंगे। जब सब नया घर देख रहे होते हैं रियो नोटिस करता है कि सारा थोड़ी डाउन लग रही है। उसे गिल्ट फील होता है क्योंकि सब कुछ इतना सडन हो रहा था। तो रियो सारा से कहती है थोड़ा लातिफा के साथ बात कर लेना, उसे अच्छा लगेगा क्योंकि तुम अभी बहुत ही ज्यादा बिजी चल रहे थे। उस रात रियो बात में होता है और सोचता है मैं कितना केयरलेस हो गया। आयशा के अवेकन होने के बाद मैं सिर्फ ट्रेनिंग में बिजी रहा और लातिफा से ढंग से बात भी नहीं कर पाया। लेकिन तभी लातिफा आ जाती है एक टॉवेल में और बोलती है तुम जा रहे हो तो मैं तुम्हारा बैग धो दूं। रियो पहले तो थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है क्योंकि लातिफा कपड़ों में नहीं होती, फिर वो अलाउ कर देता है। लातिफा उसे याद दिलाती है मैं भी पहले जापानीज थी और मेरा नाम था एंडो सुजुने। रियो पूछता है अचानक ये बात क्यों याद आई तुम्हें। लातिफा कहती है आयशा तुम्हें हारूटो बुलाती है, लेकिन फिर सच बताता है जापान में मेरा असली नाम आमाकावा हारूटो था। लातिफा कहती है मैं एक बस लेती थी और एक लड़का था जिससे मैं विश करती थी कि वो मेरा बड़ा भाई होता, पर एक दिन बस का एक्सीडेंट हो गया। रियो समझ जाता है कि वो दोनों उस सेम एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थे। लातिफा कहती है तुम मेरे लिए एक वंडरफुल भाई हो, पर रियो फील करता है जैसे वो उसके लायक नहीं है। लातिफा तुरंत उसे हक करती है और बोलती है वापस जरूर आना प्लीज। रियो प्रॉमिस करता है मैं जरूर आऊंगा। लातिफा ये सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। रियो कहता है उसे स्ट्रॉ रीजन में कुछ इंपॉर्टेंट काम है, पर लातिफा उससे कहती है और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गई। अगली सुबह रियो तैयार होता है विलेज से स्ट्रॉ रीजन जाने के लिए। सब एल्डर और लेडीज उसे छोड़ने आते हैं। एल्डर
अर्सला उसे एक टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल देती है, एक मैजिक आइटम जो उसे डायरेक्टली वापस विलेज ला सकता है। डोमिनिक कहता है ये सिर्फ एक तरफ काम करता है, तुम वापस नहीं जा सकते जहाँ से तुम विलेज में टेलीपोर्ट हुए थे, और कहते हैं तुम हमारे सौर्ण दोस्त हो और एक दोस्त को खाली हाथ भेजना हमारी इज्जत के खिलाफ होगा। एल्डर सिलोरा रियो को एक मैजिकल आइटम देती है जिससे वो अपने बाल का रंग बदल सकता है, क्योंकि स्ट्रॉ रीजन में वो एक वांटेड है, तो ये आइटम उसके लिए काफी यूजफुल होगा। लेडी ड्रास आयशा को याद दिलाती है जो मैंने सिखाया है वो मत भूलना। रियो सारा से कहता है लातिफा का ध्यान रखना, पर लातिफा बोल पड़ती है मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। जिसके बाद सब उसे सेफ जर्नी विश करते हैं। स्ट्रॉ जाते वक्त रियो कहता है वहां मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, पर उससे पहले मुझे किसी से मिलना है। आयशा तुरंत बोलती है सीलिया से ना। रियो कहता है पहला लेटर के बाद से सीलिया से कांटेक्ट नहीं हो पाया। वापस बेल्ट्रम एकेडमी में सीलिया दिखाई जाती है जो कैंपस में सोच रही होती है, वंडरिंग कि रियो ठीक है या नहीं। उसके पास अब भी वो लेटर होता है जो रियो ने पहली बार उसे भेजा था। तभी लॉर्ड चार्ली आता है। सीलिया उसे लॉर्ड चार्ली बुलाती है, पर वो कहता है मुझे डार्लिंग क्यों नहीं बुलाती, क्योंकि बहुत ही जल्द हम दोनों की शादी होने वाली है। तभी एक गार्ड आके लॉर्ड चार्ली को बुलाता है। सीन रियो और आयशा पे आता है जो बेल्ट्रम के रॉयल कैपिटल पहुंच गए हैं, पर सिटी काफी क्राउडेड होती है। रियो अपना हेयर कलर मैजिक ईयरिंग से चेंज कर लेता है ताकि उसे पहचाना ना जा सके। दोनों एक शॉप पे रुकते हैं, कुछ लेते हैं और पूछते हैं यहाँ इतनी भीड़ क्यों है। शॉप वाली बताती है कल एक नोबल वेडिंग परेड है, इसलिए बाहर से लोग यहाँ आए हैं। रियो क्यूरियस होता है और पूछता है कौन सी नोबल की शादी है। शॉप वाली बताती है ड्यूक आर्बर के घर से, मतलब चार्ली के घर से। जिसके बाद रियो आयशा से कहता है चलो अब अकेडमी चलते हैं। आयशा कहती है मैं भी चलूंगी क्योंकि मेरी स्पिरिट फॉर्म तुम्हारे लिए बहुत काम की हो सकती है। रात को जब अकेडमी पहुंचते हैं तो एक रूम पे लैंड करते हैं। गेट पे गार्ड होते हैं। रूम की विंडो लॉक होती है तो आयशा तुरंत स्पिरिट फॉर्म में बदलकर अंदर चली जाती है और विंडो को खोल देती है। दोनों सीलिया की रिसर्च लैब ढूंढते हैं, पर लैब खाली होती है। रियो सोचता है क्या सीलिया ने लैब चेंज कर ली, फिर डिसाइड करता है कि वो किसी और लैब रिसर्चर से सीलिया के बारे में पूछ लेगा। आयशा कहती है इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वो दोनों एक और लैब ढूंढ लेते हैं और आयशा टीचर के पीछे जाकर उसे छू लेती है ताकि वो रियो को ना पहचान पाए। रियो अंदर जाके पूछता है सीलिया क्लेयर कहाँ है, मुझे उससे काम है। रिसर्चर कहता है वो रॉयल पैलेस में है, पर बताता है सीलिया की शादी होने वाली है लॉर्ड चार्ली से, मतलब ड्यूक आर्बर के घर में। रियो ये सुनते ही स्टन हो जाता है। वो बिलीव ही नहीं कर पाता कि सीलिया चार्ली आर्बर से शादी कर रही है। तो रियो उस आदमी से पूछता है ये सब कैसे और कब हुआ। आदमी कहता है पिछले कॉन्फ्लिक्ट में बेल्ट्रम किंगडम को प्रॉक्सिया एम्पायर से बुरी तरह हार मिल गई थी, लेकिन ड्यूक आर्बर के घर के एक्शन की वजह से पीस नेगोशिएशन स्टार्ट हो पाए। लेकिन इस डिफीट के बाद रॉयल फैमिली की पावर और अथॉरिटी बिल्कुल खत्म हो गई। फिर ड्यूक ह्यूगेनॉट का फैक्शन जिम्मेदारी उठा के रॉयल कैपिटल से भाग गया, जिसके बाद ड्यूक आर्बर के घर ने फिर से अपनी ताकत जमाई और उन्होंने काउंट क्लेयर के घर को चुना अपनी ताकत फिर से पाने के लिए। आयशा उस आदमी से पूछती है कि क्या काउंट क्लियर का घर अब इस पॉलिटिकल शादी को चाहता है। आदमी कहता है वो इतना डिटेल इन्फो तो नहीं जानता। आयशा उसकी याददाश्त मिटा देती है और वो आदमी सो जाता है। ऊपर बिल्डिंग के छत पे आयशा रियो से पूछती है अब आगे क्या करना है। रियो कहता है उसे सीलिया से मिलना है शादी के पहले, लेकिन सीलिया तो कासल में है और वहाँ और भी ज्यादा अकेडमी से ज्यादा टाइट सिक्योरिटी होगी। आयशा कहती है वो अपनी स्पिरिट फॉर्म यूज करेगी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, क्योंकि आयशा बैरियर को देख के उन्हें अवॉइड कर सकती है। पर रियो के हिसाब से उसने सीलिया को नहीं देखा होता, तो आयशा कहती है कि उसे पता है सीलिया कैसी दिखती है, क्योंकि मैंने तुम्हारी मेमोरी में उसके फेस देखा है। कासल में डिनर हो रहा होता है लॉर्ड चार्ली, सीलिया और उसके फादर काउंट क्लियर के बीच, जहां काउंट क्लियर कहता है उसे अफसोस है कि वो सीलिया से मिलने नहीं आया। सीलिया कहती है कोई बात नहीं, आप बिजी होंगे पापा। तो लॉर्ड चार्ली काउंट क्लियर को फादर बुलाने का प्लान बनाता है और कहता है कि शादी की सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। काउंट क्लियर बोलता है सुना है सेरेमनी बहुत बड़ी होगी। तो लॉर्ड चार्ली कहता है ऑफ कोर्स ड्यूक आर्बर और काउंट क्लियर की वेडिंग होने वाली है तो वो तो ग्रैंड होगी ही ना, और बताता है वहाँ सिक्योरिटी टॉप नॉच है, रॉयल गार्ड मेज कॉर्प सब इंक्लूड होंगे तो टेंशन की बात नहीं है। पर चार्ली थोड़े थ्रेटनिंग टोन में कहता है कुछ र्यूमर आए हैं कि काउंट क्लियर सीक्रेटली ड्यूक ह्यूगेनॉट से मिला था, पर काउंट क्लियर इस बात से डिनाई करता है। तो ये सुनकर चार्ली कहता है अब हमारे हाउस होल्ड को तुम्हारे हाउस होल्ड पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं है, पर इस शादी से तुम्हारा स्टेटस सिक्योर हो सकता है। वो कहता है तुम हाउस ऑफ आर्बर के कमांडर और डायरेक्टर बन जाओगे शादी के बाद। काउंट क्लियर को मजबूरी में हाँ बोलना पड़ता है क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। जिसके बाद सीलिया
फॉर्मली कहती है वो और उसके फादर पूरी डेडिकेशन से काम करेंगे। ये सुन के लॉर्ड चार्ली मुस्कुराता और वेडिंग के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जिसके बाद हम रियो को देखते हैं, वो कासल की इतनी स्ट्रॉन्ग डिफेंस को देखकर हैरान नहीं होता। आयशा माइंड टॉक में कहती है कि उसने सीलिया की लोकेशन ढूंढ ली है। सीलिया अपने रूम पर बैठी होती है और सोच रही होती है कि कितने साल हो गए फादर से बात किए बिना। वो कहती है सब ठीक हो जाएगा, तो उसे सिर्फ लॉर्ड चार्ली की प्रॉपर्टी बन के रहना होगा और कुछ नहीं। वो रियो का लेटर निकालती है और सोचती है काश रियो एक बार फिर मिल जाता। फिर वो लेटर जलाने लगती है, पर तभी रियो रूम में आता और मैजिकल इयरिंग से अपने बाल का रंग वापस ब्लैक करता है और रियो को देख सीलिया शॉक रह जाती है। फिर रियो कहती मैं वापस आ गया, वादा निभाना है जैसा मैंने प्रॉमिस किया था। और रियो को देख सीलिया जोर से उसे हक करती है। दोनों कहते हैं उन्होंने एक दूसरे को कितना मिस किया। सीलिया कहती है रियो लंबा हो गया है और रियो कहता है सीलिया तुम तो वैसी की वैसी ही हो, बिल्कुल छुटंकी। सीलिया मजाक में उसकी छाती पे मारने लगती है और कहती है बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। फिर कहती है रियो तुम डैशिंग और स्ट्रांग हो गए हो पहले से भी ज्यादा। फिर रियो से पूछती है उसका यागुमो ट्रिप कैसा गया और ये भी पूछती है कि क्या तुम चाय पियोगे जैसे हम पहले पीते थे। रियो सीलिया से कहता है मैंने सुना है तुम चार्ली से शादी करने वाली हो, और सीलिया हाँ में जवाब देती है। तो रियो पूछता है क्या ये शादी तुम्हारी मर्जी से हो रही है। सीलिया कहती है हाँ, और ये सुनकर रियो शॉक होता है क्योंकि चार्ली से उसका कनेक्शन ज्यादा अच्छा नहीं था। सीलिया कहती है मैं अब बड़ी हो गई हूँ, सिर्फ रिसर्च से काम नहीं चलेगा, मुझे कभी ना कभी शादी तो करनी ही थी। चार्ली दिखता जैसा भी हो लेकिन वो लड़कियों के साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करता है। रियो कुछ कहने ही वाला होता है कि सीलिया मजाक में पूछती है तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे और यहाँ से लेके जाओगे और कहाँ लेके जाओगे। पर रियो कुछ नहीं बोलता तो सीलिया कहती है अरे मैं तो मजाक कर रही थी, सब भूल जाओ। फिर सीलिया कहती है रियो तुमको यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि लोग यहाँ आने वाले हैं, शादी की तैयारी भी करनी है मुझे। और वो रियो को सेरेमनी में आने से मना करती है और रियो से कहती है कि जाओ वरना वो बहुत जोर से चिल्लाएगी। 20 सेकंड का टाइम देती है और तब तक रियो वहां से जा चुका होता है। फिर सीलिया सॉफ्टली कहती है बाय बाय रियो। रियो आयशा से कहता है मैं उसकी असली फीलिंग नहीं समझ पाया। आयशा पूछती है अब क्या करें। रियो कहता है पता नहीं लेकिन मुझे समझना है कि शादी के पीछे का असली रीजन क्या है। शादी के दिन सर रीस चार्ली आर्बर के पास आता है उसको मुबारकबाद देने। चार्ली पूछता है कि वो कब आया तो सर रीस कहता है अभी अभी। चार्ली कहता है कि अगर पहले पता होता तो मैं आपके लिए खास तैयारी करवाता। रीस कहता है कि कोई जरूरत नहीं है और कहता है कि अगर वो ज्यादा फ्रेंडली दिखाई देंगे तो कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आएगा, तो वो चाहता है कि उसकी विजिट चुपचाप हो। चार्ली कहता है कि शादी के बाद वो उसे अपने घर बुलाएगा। तो सर रीस कहता है कि वो आज रात नहीं आएगा, किसी और दिन आएगा क्योंकि आज रात चार्ली और सीलिया की डाटा ट्रांसफर की रात होगी। फिर रीस को वहाँ किसी पावरफुल स्पिरिट का एहसास होता है पर थोड़ी देर बाद वो पावरफुल फीलिंग गायब हो जाती है। दूसरी तरफ सीलिया अपना शादी का जोड़ा पहन के मिरर के सामने खड़ी होती है, तभी कोई उसको बुलाता है। जब वो बाहर आती है तो चार्ली और उसकी साथी उसकी तारीफ करते हैं। चार्ली अपनी वाइफ से उसका इंट्रोडक्शन करवाता है और कहता है कि वो सब अच्छे से एडजस्ट हो जाए। उसकी पहली बीवी टीनीना सीलिया के पास आती है और कहती है कि एक बात शुरू में ही मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ सीलिया, तुम सोशल स्टैंडिंग में हमसे ऊपर हो क्योंकि तुम काउंट क्लियर की बेटी जो हो, लेकिन शादी के बाद वो चार्ली की 7वीं बीवी बनोगी तो उसकी पोजीशन सबसे नीचे होगी। और ये सुन के सीलिया पोलाइटली एग्री करती है और कहती है कि वो नहीं है और उम्मीद करती है कि आप मेरी हेल्प करोगी। तभी सीलिया की मिड आके बताती है कि प्रिंसेस क्रिस्टीना आई है उनसे मिलने। सीलिया तुरंत कहती है कि उन्हें अंदर ले आओ। टीनीना को बुरा लगता है ये सुन के कि सीलिया ने उन्हें अनदेखा कर दिया, लेकिन वो माफी मांग लेती है। प्रिंसेस सबको ग्रीट करती है और कहती है कि वो अपनी टीचर सीलिया से अकेले में बात करना चाहती है। तो टीनीना सभी लेडीज को लेकर वहां से चली जाती है। फिर प्रिंसेस क्रिस्टीना सीलिया से बैठ के चाय पे बात करती है। वो कहती है कि उसने बिना बताए आके थोड़ी बदतमीजी की, लेकिन सीलिया कहती है कि कोई बात नहीं। प्रिंसेस कहती है उसकी वेडिंग ड्रेस बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। क्रिस्टीना कहती है जब मैं एकेडमी में थी तब मैं आपको एडमायर करती थी क्योंकि उस टाइम आप बहुत ही ज्यादा खुश रहती थी, पर आप अब पिंजड़े में कैद एक परिंदे जैसी लग रही हो। प्रिंसेस कहती है कि अगर कभी कोई चांस मिलता है जहां सीलिया अपनी पुरानी मुस्कुराहट वापस पाए तो वो अपनी पूरी कोशिश करेगी उसके लिए ये करने के लिए। ये सुन के सीलिया उसका शुक्रिया अदा कर इसके बाद चार्ली और एल्फ्रेड बात कर रहे होते हैं। चार्ली कहता है कि एल्फ्रेड सबसे मजबूत वॉरियर है पूरे किंगडम का और उसके पास सॉर्ड किंग का टाइटल भी है, लेकिन सेरेमनी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी एल्फ्रेड की ही है, इसलिए उसको चार्ली के ऑर्डर फॉलो करने ही पड़ेंगे चाहे
उसका ये करने का मन भी क्यों ना हो। तो एल्फ्रेड कहता है उसका काम है सिर्फ ड्यूटी निभाना और कुछ नहीं। अब सेरेमनी स्टार्ट होती है। पूरा किंगडम दोनों को चेयर कर रहा होता है। सीलिया और चार्ली एक कार्ट में जा रहे होते हैं जिसके पीछे आर्मी चल रही होती है। लोग सीलिया को सिल्वर ब्रेड बुला रहे होते हैं। चार्ली को ये भी पसंद आता है और कहता है कि जब वो सोचता है सीलिया अब उसकी होने वाली है तो उसको इंतजार नहीं होता उसके साथ डाटा ट्रांसफर करने के लिए। पर उसी वक्त आयशा रियो को माइंड टॉक करके बताती है सब कुछ रेडी है और रियो को शांति रखने को बोलते हैं। आयशा सीलिया से भी माइंड टॉक करती है और कहती है कि वो रियो की तरफ से आई है। सीलिया लोगों को हाथ हिला के ग्रीट कर रही होती है। तब वो राइट साइड में देखती है जहां आयशा ने उसे देखने को बोला था और रियो को वो भीड़ में देख लेती है। वो इमोशनल हो जाती है और कहती है कि वो नहीं चाहती थी कि रियो से ऐसे देखे। वो रोती है और चार्ली भी क्लेयर को रोते हुए नोटिस करता है और पूछता है कि क्या हुआ। सीलिया कहती है कि शायद मैं ज्यादा इमोशनल हो गई। तो नल्ला चार्ली सोचता है कि सीलिया उसे इतना प्यार करती है इसलिए इतनी इमोशनल हो गई। छी छी छी। सीलिया पीछे देखती है लेकिन रियो चला गया होता है। फिर वो आयशा से बात करने की कोशिश करती है लेकिन सामने से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता। तो उसे लगता है शायद ये सब उसका एक सपना था और कुछ नहीं। फिर कार्ट रुकता ही है और चार्ली खड़ा होता है सीलिया का हाथ पकड़ने के लिए। पर तभी सोल्जर चिल्लाते हैं एक इंट्रूडर एक इंट्रूडर। और वो इंट्रूडर और कोई नहीं रियो खुद होता है। जैसे ही रियो अपनी टॉप स्पिरिट अप्रोच करता है कुछ सोल्जर उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सबको अपनी पंचेस और किक से साइड कर देता है। एक सोल्जर जो घोड़े पे होता है ऑर्डर देता है सब सोल्जर साइड हो जाओ और सिंगल लाइन में वॉल बनाओ और रियो को पास आने नहीं दो। सोल्जर अपने स्पेयर लेकर रेडी होते हैं लेकिन रियो अपना मैजिक यूज करके सबको जमीन पर गिरा देता है। घोड़े वाले सोल्जर मेज स्क्वाड को बुलाते हैं और ऑर्डर देते हैं कि वो रियो को रोकें। मेज स्क्वाड चांट करती है फुट ऑन बुलेट और एक पावरफुल अटैक रिलीज होता है लेकिन रियो सबसे बच जाता है और हवा में उड़कर उनसे बच जाता है। सोल्जर फिर कुछ और लोगों को कहते हैं कि ब्राइड और ग्रूम को प्रोटेक्ट करें। कुछ सोल्जर अपनी फिजिकल एबिलिटी एनहांस करके रियो पर अटैक करते हैं। जब रियो लैंड करता है वो चांट करता है एन सर्कल और उसे कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। सीलिया सरप्राइज हो जाती है लेकिन लॉर्ड चार्ली कहता है कि सब ठीक है ये सिर्फ एक ड्रामा है जो सेरेमनी से पहले दिखाया जा रहा है। वो सोल्जर जो रियो को रोकने आए हैं वो सब एलाइट सोल्जर होते हैं मतलब किंगडम के बेस्ट ऑफ द बेस्ट। लेकिन रियो ऑलरेडी सबको हरा चुका होता है और उसके बाद वो सीधा चार्ली की तरफ उड़ता है और उसके सीने पर पंच मारता है और नीचे लैंड करता है। रियो एक छुरी निकालता है जैसे वो सीलिया को हार्म करने का। तभी रियो माइंड टॉक करता है सीलिया से और माफी मांगता है कि सब कुछ इतना सडन हुआ लेकिन कहता है कि जब सब लोग इधर उधर परेशान हो रहे हैं उस वक्त वो चाहता है कि सीलिया सिचुएशन क्लियर करे। वो बताता है कि वो डायरेक्ट उसके माइंड में बात कर रहा है। सीलिया सिर्फ सोच के उसे रिप्लाई कर सकती है। लॉर्ड चार्ली जो अभी तक ग्राउंड पे नल्ला गिरा होता है पूछता है रियो को क्या चाहिए। रियो उसकी बैक पे पैर रखता और कहता है उसको लॉर्ड चार्ली से कुछ पर्सनल इशू है। वो धमकी देता है कि वो उसकी स्पाइन तोड़ देगा अगर उसने थोड़ी भी बात करने की कोशिश और की। सीलिया रियो को रोकती और कहती है कि किसी को मत मारो। तो रियो कहता है वो किसी को नहीं मारेगा ये सब तो बस उसके एक प्लान का हिस्सा है। सल एल्फ्रेड सोल्जर को ऑर्डर देता है कि सभी गेस्ट को अंदर ले जाएं। रियो सीलिया से कहता है कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है तो वो जल्दी बात कंप्लीट करे। वो कहता है कि शादी से पहले वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि सीलिया की मर्जी क्या है लेकिन सीलिया क्लियरली कुछ नहीं कहती। तो रियो समझ जाता है कि ड्यूक आर्बर हाउस ने उसे फोर्स किया है शादी के लिए। रियो कहता है कि उसकी जो भी इच्छा है वो उसे पूरा करेगा। सीलिया कहती है कि रियो ज्यादा डोमिनेटिंग हो रहा है। रियो एग्री करता है कि हाँ वो एरोगेंट भी है लेकिन वो कहता है कि सीलिया उसके लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है और उस पर सिर्फ उसका हक है क्योंकि वो उसका कर्जदार जो है। वो कहता है कि वो खामोश खड़ा होके सब कुछ खोते नहीं देखना चाहता क्योंकि उसने एक बार ऐसा होता अपनी आंखों के सामने देखा है। रियो को सीलिया का फ्यूचर दिख रहा है कि लॉर्ड चार्ली हर रोज सीलिया को मारेगा और उसे परेशान करेगा और इसी वजह से सीलिया कभी इस शादी में खुश नहीं रहेगी। सीलिया कहती है अगर उसने सिर्फ अपनी फीलिंग को प्रायोरिटी दी तो बाकी लोगों की प्रॉब्लम का क्या होगा, वो ठीक होगी या नहीं। रियो कहता है उसे नहीं पता इस बारे में लेकिन अगर ये शादी सच में सही होती तो उसका चेहरा ऐसा निराशा से भरा नहीं होता। वो कहता है कि प्लीज गिव अप मत करो। सीलिया पूछती है कि अगर वो कह दे उसे शादी नहीं करनी तो रियो क्या करेगा। रियो कहता है मैं तुझे यहाँ से ले जाऊंगा और किसी को शक भी नहीं होगा कि तेरे फादर ने इसमें कोई रोल प्ले किया है। सीलिया देखती है कि उसके चारों तरफ सोल्जर का घेरा है तो वो कहती है कि रियो को पकड़ लिया जाएगा। रियो कहता है चिंता मत करो मैं तुम्हारी विश पूरी जरूर करूंगा। तब सीलिया कहती है ले जाओ मुझे यहाँ से। रियो चार्ली के सामने बोलता है मैं तेरी दुल्हन को सबके सामने उठा के ले जा रहा हूँ नल्ले कहीं के भाग इधर से। और वो सीलिया को उठा के भाग जाता है। सीलिया चिल्लाती है लॉर्ड चार्ली मुझे बचा लो
लॉर्ड चार्ली तुरंत सबको ऑर्डर देता है, रियो को पकड़ो। सर एल्फ्रेड कहता है सबको होल्ड करो, कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। ये सुन के लॉर्ड चार्ली गुस्सा होता है कि रियो जैसे एक नल्ले बंदे को भी उसके सोल्जर पकड़ नहीं पा रहे। सर एल्फ्रेड चार्ली से कहता है क्या आपने देखा उसका जंप करने का तरीका कितना ज्यादा था, तो कहां से उसे कोई पकड़ लेगा। मेज स्क्वाड फिर से फूटॉन बुलेट रियो पर फायर करती है, लेकिन रियो सीलिया को नीचे उतार देता है और एक बैरियर बनाता है जो सब अटैक को रोक लेता है। सर रीस को लगता है रियो कोई पावरफुल मैजिकल आइटम यूज कर रहा है, लेकिन फिर उसे समझ आता है ये तो स्पिरिट आर्ट है। फिर उसे याद आता है वो लड़का जिसने जंगल में एक बड़े मॉन्स्टर का सर काट दिया था, वो वापस आ गया है और वो सोचता है कि इस बार वो और भी ज्यादा पावरफुल होके आया है। तो ये देख के वो खुद का एक अटैक अनलीज करता है, वो भी स्पिरिट आर्ट की हेल्प से। और जैसे ही रियो पर अटैक होता है वो उस अटैक को कंट्रोल करके जमीन पर मार देता है। एक बड़ा धमाका होता है और सब लोग चिल्लाने लगते हैं, सोचो कि रियो और सीलिया दोनों मर गए। लेकिन जब धुआं छटता है तो रियो सीलिया को अपनी बाहों में उठाए हुए दिखाई देता है और तुरंत भाग जाता है। लॉर्ड चार्ली गुस्सा होकर ऑर्डर देता है कि फायरिंग बंद करो, उसे डर है कि सीलिया को कोई चोट न लग जाए। सल एल्फ्रेड सोल्जर को बुलाता और कहता है कि सब ध्यान से सुनो, अब उन्हें एरियल नाइट परस्यू करेंगे। तो सब फोर्स को ऑर्डर है कि कैपिटल को घेर लिया जाए। जिसके बाद वो वैनिशा से कहता है कि वेडिंग वेन्यू की सिक्योरिटी संभालो और हर यूनिट के कैप्टन से कोऑर्डिनेट करो। लॉर्ड चार्ली एल्फ्रेड से गुस्से में पूछता है कि उसे किसने परमिशन दी कमांड अपने हाथों पर लेने की, और उसने सीलिया जो उसकी होने वाली पत्नी है उसको ले जाने उस नल्ले आदमी को कैसे दिया। सर एल्फ्रेड पूछता है क्या लॉर्ड चार्ली को आइडिया है वो इंट्रूडर कौन हो सकता है। चार्ली को याद नहीं आता उस इंट्रूडर ने उसके खिलाफ कोई पुरानी दुश्मनी की बात की थी। एल्फ्रेड कहता है तुमने इतने लोगों को परेशान किया है कि तुम्हें याद ही नहीं कि ये बंदा कौन है। जिसके बाद एल्फ्रेड तुरंत भाग पड़ता है। सर राइस को ये सब सीन काफी इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन एम्बेसडर होने के नाते वो क्वाइटली साइड में ही रहना सही समझता है और कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करता। लेकिन उसका रियो और उस स्पिरिट में काफी इंटरेस्ट हो जाता है जो अभी तक प्रॉपरली उसके सामने नहीं आई है। सीलिया भागते हुए थोड़ी कंप्लेंट करती है, रियो तुम बहुत ज्यादा फास्ट भाग रहे हो। रियो कहता है बस थोड़ा और होल्ड करो, मुझे ग्रिफिन के यूनिट से पंगा नहीं लेना, इसलिए और तेज वो भागने लगता है। सीलिया कहती है रियो काफी इंप्रेसिव लड़का बन गया है। रियो थैंक यू बोलता है, पूछता है कि स्पीड थोड़ी एडजस्ट हो गई है क्या। सीलिया कहती है अगर तुम्हें और तेज भागना है तो तुम भाग सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रियो सोचता है अगर मैं इस स्पीड से भागता रहा तो मुझे बचने में ही टाइम लग जाएगा। तो एक सेकंड के लिए वो रुकता है और कहता है कि बटन पास करने का टाइम आ गया है, हम लोग बाद में मिलेंगे। सीलिया पूछती है क्या मतलब है इसका। रियो कहता है ये प्लान का पार्ट है। सीलिया रियलाइज करती है कि कोई और उसकी मदद कर रहा है, वो लड़की जिसने पहली बार उसे टेलीपैथी में बात की थी। फिर रियो एक बिल्डिंग के टॉप से उड़ता है और नीचे लैंड करता है और आयशा को बुलाता है। आयशा सामने आती है। रियो सीलिया को आयशा के हवाले करता है। सीलिया कंफ्यूज होकर पूछती है कि क्या हो रहा है। रियो कहता है मैं डिकॉय बनूंगा और टाइम खरीदूंगा और इस टाइम का फायदा उठाकर दोनों कैपिटल से भाग जाना। वो प्रॉमिस करता है कि मैं बाद में जिंदा वापस जरूर आऊंगा। आयशा कहती है मैं रास्ते में सीलिया को अपने बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। तब तक एरियल नाइट रियो को बिल्डिंग के ऊपर देख लेते हैं, लेकिन सीलिया उनके हाथ में नहीं होती। एक नाइट कहता है वो जो एली से आया है वो डेड एंड है, ग्राउंड यूनिट को इन्फॉर्म करो। वो लोग एक फ्लेयर शूट करते हैं री-इन्फोर्समेंट के लिए। रियो सोचता है सब प्लान के मुताबिक चल रहा है, अब सिर्फ एक धमाकेदार डिस्ट्रैक्शन देना बाकी और कुछ नहीं। एरियल नाइट चैंट करते हैं ब्लिस शॉट, लेकिन कोई अटैक रियो पे नहीं लगता। फिर वो बिल्डिंग के बीच से भागने लगता है जहां उसकी मुलाकात घोड़े पे और पैदल सोल्जर से होती है। वो जितना हो सके उनसे लड़ता है, लेकिन सोचता है शायद किसी को ना मारना अब काफी मुश्किल हो गया है। तब एल्फ्रेड आता और कहता है अब मैं तुम्हें रोकूंगा। रियो तुरंत उसे पहचान जाता है, ये तो शॉर्ट किंग के नाम से फेमस है। सर एल्फ्रेड अपने सोल्जर को पीछे हटने को कहते हैं और रियो और उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है। पहली बार रियो का छोरा और एल्फ्रेड की तलवार टकराती है, लेकिन एल्फ्रेड की शॉट पे कुछ पावरफुल मैजिक लगा होता है। रियो महसूस करता है फाइट इंटेंस होती जा रही है। रियो किक भी यूज करता है और एल्फ्रेड के पावरफुल स्ट्राइक सिर्फ रियो के नाइफ तक ही रुकते हैं। अब एल्फ्रेड पुश बैक हो जाता है। रियो के पास चांस होता है उस पर ब्लेड चलाने का, लेकिन वो पीछे हट जाता है। एल्फ्रेड पूछता है तूने मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं किया। वो सोचता है कि रियो से अंडर एस्टिमेट कर रहा है, इसलिए वो फाइट एंड करना चाहता है बहुत ही जल्दी। एल्फ्रेड स्वॉर्ड में और एनर्जी जमा करके जमीन पर मारता है, जिससे काफी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। उसके सोल्जर रियो को ढूंढते हैं, लेकिन वो गायब हो चुका होता है। वो रिपोर्ट करते हैं कि रियो दिख नहीं रहा। एल्फ्रेड कहता है अगर अटैक फुल फोर्स में लगा होता तो कोई नहीं बचता, लेकिन मुझे फील नहीं हुआ कि अटैक उसे हिट हुआ है, तो वो पीछे वाली गलियों में निकल गया होगा। सोल्जर सराउंडिंग एरिया को सर्च करने लगते हैं,
लेडी सीलिया को भी ढूंढ रहे होते हैं वो लोग। दूसरी तरफ आयशा और सीलिया सक्सेसफुली अल्फ्रेड के सोल्जर से बच जाती हैं। सीलिया आयशा से पूछती है रियो ठीक है ना? आयशा कहती है हाँ वो बिल्कुल ठीक है और थोड़ी देर में ही हमारे पास आ जाएगा। थोड़ी देर बाद रियो आ जाता है और सीलिया भाग के उसे हक करती है और ऑलमोस्ट गिर जाती है। रियो कहता है सब ठीक है। सीलिया देखती है उसके कपड़े फट चुके हैं, पूछती है तुम्हें कहीं चोट लगी है? रियो कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। फिर वो आयशा का शुक्रिया अदा करता है उसकी मदद करने के लिए। जिसके बाद रियो सीलिया से पूछता है क्यों चलें? सीलिया हेजिटेट होकर कहती है क्या सब ठीक होगा? रियो कहता है तुम अभी भी वापस जाना चाहती हो? तुम शादी करने के लिए वक्त पर लौट सकती हो। सीलिया तुरंत कहती है नहीं मैं वापस नहीं जाऊंगी, बस लग रहा है जैसे सब अनरियल है। सीलिया कहती है एक पल के लिए लगा जिंदगी खत्म हो गई मेरी, लेकिन रियो ने मुझे बचा लिया, अब वो मेरे साथ है। और वो थैंक यू बोलती है उसे किडनैप करने के लिए। फिर कहती है अब आगे क्या करना है वो सोचना पड़ेगा। रियो कहता है मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है लेकिन मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम्हें किसी चीज की कमी हो। तभी आयशा कहती है वो आ रहा है। फिर 4 फायर लाइट आती हैं अलग अलग कलर में जो जमीन से बादल तक जाती हैं। फिर वो क्लाउड में फेड हो जाती हैं। आयशा साइलेंटली प्रेयर करती है हारुतो प्लीज सेव अस। सीन कहीं और कुछ लड़कियों पर आता है जो अपने फोन पर सिग्नल ढूंढ रही होती हैं लेकिन सर्विस नहीं होती। उसी वक्त कुछ लोगों ने किडनैप कर लेते हैं और उन्हें एक व्हीकल में बांध कर ले जाने लगते हैं। तब रियो वहां पहुंचता है और उन लड़कियों को रेस्क्यू करता है। वो पूछता है कोई और भी है क्या? लड़कियां एक तरफ पॉइंट आउट करती हैं जहां का रियो लॉक तोड़ता है और अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है जो बिल्कुल मी चैन जैसे लगती है। लेकिन वो लड़की उसे थैंक यू कहती है और कहती है मेरा नाम है मिहारू। और इसी के साथ ये एनिमे का सीजन 1 खत्म होता है। अगर सीजन 2 चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, नहीं तो मैं कोई और एनिमे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय।